एपिसोड 393 संग्राम जारी। रणवीर के मुंह के कोने पर खून के निशान थे। खून पर समुद्री पानी का दाग था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था। रणवीर की नज़र एक शेर सी थी जो हिंसक क्रोध के बाद शांत हो गया था। उसने शिवा को कुछ देर घूरते हुए पूछा, ये भारतीय अंतरिक्ष शक्ति है? हाँ, शिवा ने सिर हिलाया। मैं भी इस शक्ति से हैरान हूँ। मुझे आज ही पता चला कि ये वास्तव में अंतरिक्ष के नियमों को नज़रअंदाज कर सकती है। रणवीर की आंखों में उलझन भरी नजर उभरी। काफी देर बाद उसने कहा, तू जीत गया। शिवा दंग रह गया और मुस्कुराया। तू बिल्कुल अफवाहों जैसा है। हमेशा चिल्लाता है कि लड़ाई से पहले जीतना चाहता है, लेकिन हारने पर भी इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। रणवीर ने नाराजगी से कहा, क्या तुझे लगता है मैं काय हूं जो हार नहीं मान सकता? अगर मैं हार गया तो अगली बार अपनी मुट्ठियों से जीतूंगा। भले ही आज तू मुझसे जीत गया, तू मुझे मार नहीं सकता। तेरी भारतीय मार्शल आर्ट मुझे घायल कर सकती है, लेकिन तुझे पता है कि मुझे मारना असंभव है। मुझे पता है। शिवा ने सिर हिलाया। मैं तुझे मारने की योजना नहीं बना रहा। अगर मैंने तुझे मार दिया तो तू कुछ 100 सालों के लिए पुनर्जन्म लेगा। इसमें कोई मतलब नहीं। यह अच्छा है कि तुझे पता है। रणवीर की आंखों में संघर्ष की झलक दिखी। चूंकि तू जीत गया, देव पत्थर तेरा है। लेकिन जब मुझे तुझे रोकने का तरीका मिलेगा, मैं तुझे फिर चुनौती दूंगा। एक दिन मैं पत्थर ले लूंगा। शिवा ने उदास होकर पूछा, तुझे ऐसा क्यों करना है? तू पहले से ही अमर है। तुझे देव पत्थर क्यों चाहिए? वही जो उस इंद्राणी का है। रणवीर भयावह ढंग से हंसा। शिवा ने इतिहास को याद किया और भौहें सिकुड़ी। हजारों साल बाद भी तू इस दुनिया को स्वीकार नहीं कर सकता। बाकी प्रमुख देवता इस दुनिया में घुल मिल गए हैं, तू और इंद्राणी क्यों नहीं? क्योंकि यही मेरे जीवन का अर्थ है। इंद्राणी, भले ही मुझे वह पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि वह हमारी मान्यताओं को कायम रखती है। रणवीर ने हंसते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। रेगिस्तानी तूफान के लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। पत्थर की बात है तो तू उसे रख। इसे कभी मत खोना। मैं इसे मांगने वापस आऊंगा। इतना कहकर रणवीर हवा में गायब हो गया। शिवा ने आह भरी। उसे लगा कि यह आदमी वाकई अनोखा है। हजारों सालों से उसने अपने आदर्श नहीं बदले। उसने उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। अपने विचारों को सुझाने के बाद शिवा की आंखों में एक काला बादल छा गया। गहरी सांस लेने के बाद वह धीरे धीरे खंडहर के आधार पर उतरा। वहां स्मिता राठौर, गुरु माया शर्मा और अभी अभी जागे अजय पाठक उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? युद्ध का देवता चला गया। देव पत्थर का क्या? स्मिता, जो आमतौर पर शांत रहती थी, पूछे बिना न रह सकी। शिवा ने उसे देखकर मुस्कुराया। वह मुझे हरा नहीं सका तो भाग गया। उसने कहा कि वह पत्थर छोड़ देगा। सचमुच? शुक्र है। स्मिता ने जानबूझकर मुस्कुराया। गुरु माया और योगी शास्त्री ने भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। लेकिन अजय पाठक अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शिवा अजय के सामने गया और उनकी आंखों में घूरने लगा। उसने भावशून्य होकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ समझाना नहीं चाहिए? अजय दंग रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या है? यह इस बारे में है कि तुमने क्या किया। शिवा ने बोलते हुए अपनी आंखों में क्रोध भरा। अजय का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पहले से पता है। मैं तेरे कहने का इंतजार कर रहा हूँ, शिवा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे लगता है कि चूंकि रणवीर, नहीं, उसे रणवीर ही कहना चाहिए, वह शुरू से मुझसे झूठ बोल रहा था, तो स्वाभाविक है कि वह मुझे बेनकाब कर देगा। अजय को ये जानकर राहत मिली कि शिवा को पहले से पता था। यह क्या है? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? गुरु माया और बाकियों ने पूछा। शिवा ने कुछ नहीं कहा। वह अजय के बोलने का इंतजार करने लगा। अजय ने सोचा और धीमी आवाज में कहा, ये सही है। ये सब मेरे द्वारा योजनाबद्ध था। बाकी लोग और उलझन में पड़ गए। उन्होंने अजय को घबराहट से देखा। भूरी चोगा, जो पास था, ने दुख में अपनी आंखें बंद कर लीं। माया, क्या तुझे याद है कि हमारा बेटा और बहू युद्ध में कहाँ मारे गए थे? अजय ने अचानक गुरु माया से पूछा। माया स्तब्ध रह गई। उनका चेहरा दुख से भर गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कश्मीर। हाँ, कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा, अजय ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ही उन्हें वहां भेजा था। तुमने ये क्यों बताया? अजय ने कहा, मैं तुझे बताना चाहता था कि जिन्होंने हमारे बेटे और बहू को मारा वे ब्रह्मा के लोग थे। शिवा और बाकी लोग चौंक गए। शिवा ने सोचते हुए भौहें सिकुड़ी।
उसे याद आया कि गुरु माया ने बताया था कि अजय के अपराधों की वजह से वह तिब्बत में थी। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा और बहू कश्मीर में मरे थे, लेकिन तब शिवा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गुरु माया की आंखें लाल हो गईं। सच? हाँ, मैं 20 साल से जांच कर रहा हूँ। पिछले साल ही पुष्टि हुई कि ब्रह्मा ने कश्मीर में उन्हें मारा। अजय की आंखें घृणा से भर गईं। अगर वे न होते तो हमारे बेटे और बहू की मौत न होती। रुचि ने बचपन से अपने माता पिता को न खोया होता। तू मुझे छोड़कर न जाती और हमारा परिवार इतना दुखी न होता। गुरु माया ने सिर दूसरी ओर घुमाया और आंसू पोंछे। ये सब कहने का क्या मतलब? यह अतीत की बात है। नहीं, यह अतीत नहीं। मैं अब जो बात करना चाहता हूँ वह 20 साल पहले की घटना का परिणाम है। उसके बाद अजय के वर्णन ने सभी को चकित कर दिया। वे जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले महीने गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड को गुप्त रिपोर्ट मिली थी कि ब्रह्मा भारत के परमाणु संचालित विमानवाहक पर हमला करने की योजना बना रहा था। ब्रह्मा ने मध्य देश से रेगिस्तानी तूफान के शीर्ष योद्धाओं को भी साथ लिया था। इस खबर से अजय को गुस्सा आया, लेकिन वह जानते थे कि स्थिति गंभीर थी। आखिर प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था। अजय ब्रह्मा से घृणा करते थे क्योंकि उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। अब जब वे उनके देश पर हमला करने आ रहे थे तो वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उनसे निपटने के लिए अजय ने शिवा की ताकत उधार लेने का सोचा। उनके दिमाग में एक साहसिक योजना आई। अजय ने गुप्त रूप से रेगिस्तानी तूफान के नेता रणवीर से संपर्क किया। उन्होंने रणवीर को ब्रह्मा से दोगुना भुगतान और उनके बीच मतभेद पैदा करने का प्रस्ताव दिया। योजना सरल थी। शिवा और रेगिस्तानी तूफान के हाथों वे विमानवाहक पर ब्रह्मा के लोगों को खत्म कर देंगे। साथ ही अजय देव पत्थर को शिवा के हाथों में देखना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अजय को पत्थर नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें इसे छीनने का मौका नहीं मिला। अगर वे शिवा से झगड़ते तो परिणाम भयानक होते। इसलिए यह मतभेद पैदा करने की योजना एक अवसर थी। पहले अजय ने रेगिस्तानी तूफान से संपर्क किया। उन्होंने ब्रह्मा से दोगुनी कीमत दी और उन्हें शो करने को कहा। फिर रेगिस्तानी तूफान के सहमत होने के बाद अजय ने ब्रह्मा से संपर्क किया और सौदा प्रस्तावित किया, विमानवाहक के लिए देव पत्थर का आदान प्रदान। अजय ने ब्रह्मा को बताया कि वे शिवा के पत्थर को हासिल करने में मदद करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि शिवा के साथ कौन है। साथ ही वे गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड को रोक सकते थे और ब्रह्मा की खोज में हस्तक्षेप नहीं करते। बदले में ब्रह्मा को रेगिस्तानी तूफान से विमानवाहक को नष्ट न करने का वादा करना था। आखिरकार ब्रह्मा, जिसे पत्थर की बेहतर समझ थी, ने तुरंत सहयोग का फैसला किया और शिवा को पत्थर सौंपने के लिए शो बनाया। जब ब्रह्मा और रेगिस्तानी तूफान मुंबई पहुंचे, अजय ने ब्रह्मा द्वारा पकड़े जाने का नाटक किया और शिवा के लिए विमानवाहक तक आने का जाल बिछाया, ताकि उनके पास रुचि और घर की दूसरी महिलाओं को बचाने का समय न हो। समुद्री बाजों के लिए अजय ने रेगिस्तानी तूफान को उनका ठिकाना पहले ही बता दिया था, इसलिए वे उन्हें नियंत्रित कर सके। अजय की योजना विस्तृत थी। जब तक ब्रह्मा को रेगिस्तानी तूफान के जरिए पत्थर मिलता, शिवा को शक न होता कि पत्थर अजय ने लिया। वह सिर्फ ब्रह्मा को दोषी ठहराता। ब्रह्मा निश्चित रूप से रुचि और बाकियों को बंधक बनाता, जिससे शिवा क्रोधित हो जाता। वास्तव में पत्थर लेने वाला अजय, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड और पाठक परिवार था। जब ब्रह्मा को पता चलता कि रेगिस्तानी तूफान ने पत्थर लिया और उन्हें नहीं दिया, वे बलि का बकरा बन जाते। अगर रेगिस्तानी तूफान जासूस बनकर रुचि और बंधकों को बचाता, तो शिवा ब्रह्मा के लोगों को मार देता। भले ही ब्रह्मा मर जाता और पत्थर न मिलता, शिवा को अजय पर शक न होता। लेकिन अजय ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गलत समझा, रणवीर। रणवीर युद्ध का देवता था। उसका इरादा पत्थर लेने और शिवा को मारने का था। ब्रह्मा और गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड उसके लिए सिर्फ खिलौने थे। वह शुरू से युद्ध का भूखा था। ऐसी लड़ाई उसके लिए शौक थी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा एक दयनीय कीड़ा था, जिसका दोनों पक्षों ने इस्तेमाल किया। अजय ने सोचा था कि वे शिकारी हैं, लेकिन रणवीर असली शिकारी था। जब अजय ने सब बताया, सभी ने उन्हें अवर्णनीय नजरों से देखा। सदमे के बाद गुरु माया दुख और निराशा से भर गई, जबकि योगी शास्त्री क्रोधित थे। स्मिता ने सिर नीचे कर लिया। वह कुछ कहने को तैयार नहीं थी और अजय को देखना भी नहीं चाहती थी। भूरी चोगे को पता था कि ऐसा होगा। वह चुपचाप खड़ा रहा। शिवा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि विमानवाहक अचानक गायब हो गया।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने दुश्मन के आने का गलत अनुमान लगाया। न सिर्फ गलत अनुमान, बल्कि दुश्मन को हमारा ठिकाना पहले से पता था। अरे हाँ, कुछ समय पहले रवि शर्मा मेरे घर आया था, रुचि को ले जाना चाहता था। तूने ही खबर लीक की थी ना? तुझे पहले से पता था कि मेरे घर की महिलाओं को बंधक बनाया जाएगा, इसलिए तुझे अपनी पोती की चिंता थी। तूने रवि का इस्तेमाल उसे ले जाने के लिए किया। सही है, अजय ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं लगा कि तू ये भी अनुमान लगा लेगा। हाँ, मैंने गुप्त रूप से रवि को बताया कि रुचि तेरे घर पर थी। दुर्भाग्य से वह मूर्ख उसे ले जाने में नाकाम रहा। शायद यह ईश्वर की इच्छा थी। मेरी योजना विफल हुई, लेकिन रुचि सुरक्षित है। शिवा मुस्कुराया। तेरी योजना में खामियां थी, लेकिन मैं तेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ये चाल वाकई चतुर थी। इसका बचाव असंभव था। तेरी एकमात्र गलती यह थी कि तू बदकिस्मत था। रेगिस्तानी तूफान का नेता रणवीर था। वह लड़ने के लिए पैदा हुआ था। वह षड्यंत्रकारी नहीं, लेकिन मूर्ख भी नहीं। और वह अपने वादे नहीं निभाता, अजय ने घृणा से कहा। शिवा हंसा। क्या तुझे सचमुच लगता है कि उसने तुझे बेच दिया? क्या? अजय को अचानक एहसास हुआ। उन्होंने शिवा की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में पूछा, तूने जानबूझकर मेरा इम्तिहान लिया? बाकी लोग भी हैरानी से शिवा को देखने लगे। शिवा ने सिर हिलाया। हाँ, पहले मुझे सिर्फ शक था कि तू इस सब का मास्टरमाइंड है, लेकिन यकीन नहीं था, तो मैंने तुझसे जानने की कोशिश की। कौन जानता था कि तू सच स्वीकार कर लेगा? रणवीर ने कुछ नहीं कहा और चला गया। अगर तेरा विवेक दोषी न होता, तो मुझे इतनी जल्दी सच पता न चलता। अजय लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। वह दुखी लग रहे थे। तूने इतनी सारी योजनाएं बनाई, अपने अधीनस्थों को घायल होने दिया। आकाश सर्प लगभग मर गया था, लेकिन अंत में यह ऐसा हुआ। सच कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि तू क्या सोच रहा था। जो तूने किया, वह मौत को दावत देना था। शिवा ने आह भरी। अजय अचानक ठंडी हंसी हंसे। धीरे धीरे उनकी हंसी तेज हुई। तुझे क्या पता? तू क्या जानता है? क्या तुझे मालूम है कि मेरा दिल कितना कड़वा है? मैं तुझे बता दूं, शिवा, अजय ने कहा। मैं 30 साल से पाठक परिवार का मुखिया हूँ। गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड का जनरल होने के नाते मैं घमंडी नहीं हो सकता। दिल्ली में पाठक परिवार को सिर्फ दूसरा दर्जा मिलता है। मैं उस संगठन का प्रमुख हूँ जो भारत की रक्षा करता है, लेकिन मुझे हमेशा मूर्खों का झुंड मुझे घूरता और पीठ पीछे मजाक उड़ाता दिखता है, लेकिन मैं उनका खंडन नहीं कर सकता। लगभग 30 साल हो गए और मैं चुपचाप सहन करता रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? पाठक परिवार और मजबूत नहीं हुआ। मेरे बेटे और बहू ने देश के लिए जान दी। मेरी पत्नी और पोती मुझे छोड़कर पहाड़ों में चली गईं। मैं परिवार में अकेला बूढ़ा हूँ। मेरे रिश्तेदार सोचते हैं कि मैं पाठक परिवार को मजबूत नहीं बना सका। अजय चिल्लाए। गुरु माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका चेहरा उदासी और दुख से भरा था। भूरी चोगे ने दर्द से आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि अजय का जीवन आसान नहीं था। अजय की सांसें बिखर गईं। उनके माथे पर नसें उभर आईं। उन्होंने कहा, इतने सालों में बाकी देश अपने गुप्त संगठनों को मजबूत करते रहे। चाहे अमेरिका का नीला तूफान, रूस का सोवियत तमगा, या यामातो संप्रदाय, वेटिकन, तेंदुआ जैसे गैर आधिकारिक संगठन हों, उनकी वृद्धि की गति हमारी गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड से तेज है। हमारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमारी गुणवत्ता गिर रही है। एक दुश्मन को हराने के लिए हमारे 10 से ज्यादा योद्धा मरे। ऐसा संगठन देश की रक्षा कैसे कर सकता है? हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? वे मूर्ख सिर्फ प्रसिद्धि और धन के लिए लड़ते हैं। वे नहीं जानते कि हमारे बिना वे उन विदेशी संगठनों द्वारा टुकड़ों में कट गए होते। अगर ये देश न होता, तो क्या तुझे लगता कि मैं, एक बूढ़े के तौर पर, तुझसे इतनी विनम्रता से बात करता? तुझे लगता है कि तेरे उपहास के बाद मैं तुझसे बात करता? शिवा अवाक रह गया। अजय के शब्दों में समझ थी। भले ही उन्होंने गलत रास्ता चुना, फिर भी यह समझ में आता था। मैं उन लोगों से तंग आ चुका हूँ जो मुझे नीची नजरों से देखते हैं। मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ जो मुझसे कमजोर हैं। अजय ने उपहास किया। चूंकि आज सब उजड़ गया, मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। शिवा, अगर तुझमें हिम्मत है, तो आज जो हुआ, किसी को मत बता। मैं सिर्फ इस्तीफा देना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ और बूढ़ा बनना चाहता हूँ। शिवा कुछ बोल पाता, इससे पहले ही खंडहरों के पीछे की छोटी पहाड़ी से एक हल्की चुंबकीय पुरुष आवाज आई। अगर गलती की, तो सजा मिलनी चाहिए। अगर भाग गया,
तो इसका मतलब तू गलत था और सुधरेगा नहीं। सब चौंक गए और उस दिशा में देखने लगे। शिवा को यकीन नहीं हुआ। इतनी नजदीक से उसने किसी के आने पर ध्यान नहीं दिया। एपिसोड 394 संग्राम जारी। धीरे धीरे छोटी पहाड़ी के पीछे एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आराम से चल रहा था। इस समय वो उनसे 20 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन सभी को लगा कि उसकी हरकतें या आकृति स्पष्ट नहीं दिख रही थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह करीब आ रहा है। जब वह युवक उनके पास आया तो पता चला कि वह वास्तव में सुंदर था। चेहरे पर सौम्य मुस्कान और कंधों पर लंबे काले बाल खुले थे। उसने गहरे नीले रंग का लबादा पहना था, जो हिमाचल के योगी शास्त्री जैसा था, लेकिन ज्यादा सहज। वह करीब 1.7 मीटर लंबा था। चेहरे पर विद्वान सी छवि थी, लेकिन कोई नहीं बता सका कि उसकी मुस्कान का अर्थ क्या है। उन्हें लगा कि वह रहस्यमय था। तू है? योगी शास्त्री ने पहले पूछा। ऐसा नहीं कि वे अलग दिखना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उस आदमी के कपड़े और रूप परिचित थे। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ योगी की ओर देखा। उसने कहा, मुझे नहीं लगा कि छोटा शास्त्री हिमाचल की गुरु पोशाक पहनेगा। क्यों, तू अपने गुरु चाचा को नहीं पहचानता? योगी का चेहरा बदल गया। जैसे कुछ याद आया हो, वह कांपते हुए पीछे हटे और सामने वाले को फिर ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी। वह हंसा। मुझे याद है, जब तू पहली बार पहाड़ पर आया था, तुझे कुछ नहीं पता था। साधना की हर समस्या पर तू मुझसे पूछता था। मैंने पूछा, तूने मुझसे क्यों नहीं, बल्कि संप्रदाय नेता से पूछा। तू बोला, गुरु बहुत गंभीर हैं, गुरु चाचा मुझे बेवकूफ़ी पर नहीं डांटते। तब मैंने सोचा था कि इसका भविष्य होगा। तू लचीला था, उन शिष्यों से अलग, जो बिना पूछे डांट खाते थे। अफसोस, तू अब भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा। 80 साल हो गए, तू अभी भी सांस प्रथम स्तर पर क्यों है? धप! योगी अचानक घुटनों पर बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने सबके सामने भारी प्रणाम किया और चिल्लाए, योगी शास्त्री गुरु चाचा शिवेंद्र को नमन करते हैं। गुरु चाचा शिवेंद्र जी। गुरु माया ने भी कुछ सोचा। अजय और भूरी चोगा भी गहरी सोच में थे। दूसरी ओर शिवा और स्मिता को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। शिवेंद्र कौन था? इसके अलावा इस व्यक्ति ने 80 साल कहा और योगी ने उसे गुरु चाचा कहा। ये कैसे संभव है? अगर वह 80 साल पहले योगी का गुरु चाचा था, तो अब उसकी उम्र कम से कम 100 साल होनी चाहिए। वह इतना जवान कैसे दिख सकता है? वह शिवा से भी छोटा लगता था, जो 24 साल का था। शिवेंद्र ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि तू सहज क्षेत्र में नहीं पहुंच सका। लगता है मेरे जिद्दी गुरु भाई ने तुझे गुमराह किया। ये सब करने का क्या मतलब? घुटने टेककर मेरी पूजा। मैं देवता नहीं, मुझे तेरी पूजा की जरूरत नहीं। छोटे शास्त्री, अगर तू मेरा जैसा होता तो मिलने पर कम से कम कुछ पैसे तो देता। मैं कुछ दिनों से मुंबई में घूम रहा हूँ। कई अच्छे रेस्तरां देखे, लेकिन मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं। मैं भूखा मर रहा हूँ। योगी का चेहरा कड़वा हो गया। वह अभी भी सदमे में था। शिवेंद्र की बात सुनकर उन्होंने उदास होकर कहा, गुरु चाचा, मैं नहीं, छोटा शास्त्री अपने साथ पैसे नहीं लाया। एक जवान गुरु चाचा को छोटा शास्त्री कहते सुन शिवा को जोर से हंसने की इच्छा हुई। छोड़ दे, मैं आज रात का मामला निपटा कर वापस जाऊंगा। शिवेंद्र ने अजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के जनरल के रूप में तुझे मेरी पहचान का अंदाजा होना चाहिए न? अजय ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्हें लगा कि ईश्वर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उन्होंने आह भरी और कहा, महानंद, आप सत्यधर्म से होंगे न? हाँ, मैं पिछले 5 साल से सत्यधर्म दूत हूँ। यह मेरा आखिरी साल है। मुझे नहीं लगा कि साल के अंत में तू मुझे इतना सिरदर्द देगा। शिवेंद्र ने सिर हिलाकर आह भरी। सत्यधर्म दूत, ये क्या है? अजय को छोड़कर सभी के मन में यही सवाल था। अजय ने आंखें बंद की और बोले, ऐसा क्यों? पहले जब गोल्डन फ्लेम टाइगर के इतने योद्धा मरे और हमारा प्रतिरोध कमजोर था, सत्यधर्म एक किंवदंती था, भ्रामक और बिना निशान। लेकिन अब जब मैंने हार मान ली और यह फैसला लिया, तो सत्यधर्म मेरे सामने प्रकट हुआ। शिवेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्या तू नहीं समझता? सत्यधर्म ने इस भूमि को कभी नहीं छोड़ा। तेरा अपना दिल है जो डगमगाया है। अजय का चेहरा उदास हो गया और वह चुप रहे। इस समय योगी खुद को रोक न सका और बोला, गुरु चाचा, क्या आपने नहीं? अरे, जो कहना है बोल, हकला क्यों रहा?
शिवेंद्र ने असंतुष्ट होकर कहा। हाँ हाँ, योगी ने सावधानी से पूछा, जब मैं 20 साल का था तब क्या गुरु चाचा नहीं, जब आप भारत में यात्रा कर रहे थे तो दुश्मनों ने आप पर घात लगाई थी, और फिर आपने क्यों? तू कहना चाहता है कि मैं मरा नहीं? मैं फिर तेरे सामने क्यों खड़ा हूँ और इतना जवान क्यों दिख रहा? शिवेंद्र ने हल्के से मुस्कुराया। योगी ने जोर से सिर हिलाया। मैं तुझे नहीं बता रहा, शिवेंद्र ने गर्व से कहा। सब अवाक थे, लेकिन हैरान भी। क्या ये युवक वाकई योगी का गुरु चाचा था? गुरु माया को आखिरकार याद आया कि सामने कौन था। उन्होंने कहा, अब मुझे याद आया। हिमाचल के शिवेंद्र, आप 1000 साल में हिमाचल के दुर्लभ प्रतिभाशाली अनंत विश्व मंत्र को सांसपूर्ण चक्र तक विकसित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप दुनिया में घूम रहे थे, दुश्मनों ने आपकी हत्या कर दी और आप मर गए। आप कैसे? और क्या आप अपने 40वें साल में नहीं थे? तेरी आंतरिक शक्ति से देखकर तू हिमालय शक्ति की वंशज है न? शिवेंद्र ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तेरा मित्र दौलत कितना गंजा है। चूंकि वह सांस चरण को नहीं तोड़ सकता, वह तुझ जैसे शक्तियों को कहानियां सुनाने के मूड में है। जैसा अपेक्षित था, गुरु चाचा, क्या आपने सांस चरण को तोड़ दिया और पौराणिक दहलीज पार कर ली? योगी ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने जवान दिखते हैं। शिवेंद्र ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा, मेरे साथ चल, तू अब यहाँ रहने लायक नहीं। अजय ने दर्द में आंखें बंद की और पूछा, महानंद, क्या आप बता सकते हैं कि जब हम कठिन लड़ाई में थे तब आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड इतनी दयनीय हालत में न आ गई? सत्यधर्म की कहानी पिछले जनरल ने मरने से पहले छोड़ी थी। यह एक ऐसा नाम है जो लगभग भुला दिया गया। मैं अब इस पर यकीन नहीं कर सकता। जब आप मौजूद हैं तो देश को बचाने के लिए तैयार क्यों नहीं? शिवेंद्र की मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई। उन्होंने गंभीरता से कहा, अजय पाठक, क्या तू नहीं समझता? खतरे में देश नहीं, तेरा लालच है। क्या तुझे सचमुच लगता है कि भारत पहले से खतरे में है? क्या तू सोचता है कि भारत की 5000 साल पुरानी विरासत बर्बाद हो जाएगी? अजय के जवाब का इंतजार किए बिना शिवेंद्र ने कहा, अगर एक शक्तिशाली राष्ट्र जीवित रहना चाहता है तो वह कुछ लोगों के संरक्षण पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के नौजवानों को असफलताएं मिलती हैं और कुछ मरते हैं, तो हमें, कुछ बूढ़ों को, तुम्हारी मदद के लिए आना होगा। तब हर किसी के दिल में यही होगा, कोई फर्क नहीं कि हम हार जाएं, क्योंकि पूरी ताकत हमारी गंदगी साफ करेगी। ऐसी सोच से युवाओं में सुधार की इच्छा खत्म हो जाएगी। वास्तविक विशेषज्ञ जीवन मृत्यु की परीक्षा से गुजरते हैं। मृत्यु के किनारे भटकने के बाद वे प्रबुद्ध होते हैं और अपनी सीमाएं तोड़ने की आशा रखते हैं। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में हम, भारत, एकमात्र राष्ट्र है जो कभी टूटा नहीं। हम सत्य धर्म के अस्तित्व पर निर्भर नहीं, बल्कि हम हर सच्चे भारतीय की अदम्य रक्तरेखा पर भरोसा करते हैं, जिस पर उन्हें गर्व है। केवल रक्त और अग्नि के बीच तड़पने से ही राष्ट्र की अग्नि आगे बढ़ती है। गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के जनरल के रूप में तू न सिर्फ खुद पर विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने अधीनस्थों पर भी नहीं। तुझे लगता है कि ईश्वर पाठक परिवार के साथ अन्याय कर रहा है, जैसे भारत के सभी नागरिक तेरे ऋणी हों। कितना मूर्ख! तुझे क्या लगता है, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के सैनिक किस लिए मरे? तू क्या सोचता है, वे किसके लिए लड़े, जबकि उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे? भले ही उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे, फिर भी वे बिना हिचक तेरे सामने खड़े हुए। तुझे, जिसे सिर्फ आदेश देना था, अब और नहीं रोकना चाहिए था। क्या तू पिछले जनरल के भरोसे लायक है? क्या तू अपने अधीनस्थों और इन नौजवानों के जुनून के लायक है? शिवेंद्र के बोलने के बाद स्मिता, गुरु माया और बाकियों के चेहरों पर दुख था। साथ ही वे उत्साहित और भावुक भी थे। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। वह दुखी भाव के साथ खड़े थे, जैसे उनकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। वे एक शब्द न बोल सके। बस मुझे इतना ही कहना था। अब मैं सत्यधर्म की 2 जिम्मेदारियों में से एक को पूरा करूंगा और तुझे ले जाऊंगा। शिवेंद्र ने बोलना खत्म किया और अजय की ओर चल दिए। लेकिन अब तक चुप रहा भूरी चोगा अचानक अजय के सामने प्रकट हुआ। उसका झुर्रीदार चेहरा दुखी था। अगर तू मेरे स्वामी को ले जाना चाहता है तो पहले भूरी चोगे को मार। बंद अध्याय। एपिसोड 395। संग्राम जारी। शिवेंद्र दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें रोकेगा, लेकिन वे नाराज नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, एक तरफ हट जाओ। तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं रोक सकते।
यह मसला नहीं कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ या नहीं, भूरी चोगे ने गंभीरता से कहा। भूरी चोगे को स्वामी ने बचाया था, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। स्वामी की रक्षा के सिवा मेरे जीवन में कोई और विचार नहीं। मुझे पता है कि अगर आप स्वामी को ले जाएंगे तो उन्हें मरने तक कैद में रखना होगा। यह मारने से भी बदतर है। भूरी चोगा स्वामी के पास नहीं रह सकता, इसलिए मैं उनकी कृपा का बदला अपनी जान देकर चुकाना चाहता हूँ। भूरी चोगे, हट जाओ। दिलीप रावत ने सिर उठाया, उनकी आंखें लाल थीं। महानंद शिवेंद्र, मैं सिर्फ सत्यधर्म में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं सैफरन शील्ड ब्रिगेड का जनरल हूँ और मुझे मेरी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। स्वामी, भूरी चोगे ने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है। भले ही मैं आपकी योजना से सहमत नहीं था, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं सिर्फ दूर से देखता रहा और आपको नहीं रोका। लेकिन इस बार भूरी चोगा आपके आदेश की अवहेलना करेगा। बोलने के बाद भूरी चोगे ने अपनी सारी आंतरिक शक्ति जुटाई और युद्ध मुद्रा में आ गया। शिवेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह भूरी चोगे के हमले का इंतजार कर रहे हों। शिवा एक तरफ खड़ा था और शिवेंद्र को देख रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये एक रहस्यमय एहसास था। ये व्यक्ति सामने खड़ा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। हालांकि शिवा ने अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल कर ली थी, उसे ये तीव्र अनुभूति थी कि यह व्यक्ति अंतरिक्ष से बंधा ही नहीं था। लेकिन आचार्य विमल सहित बाकी कोई यह नहीं समझ सका कि क्या हो रहा था। इस समय भूरी चोगे ने अपनी शक्ति जुटा ली और अचानक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। एक भूरी छाया की तरह वह बिजली सी चमक के साथ शिवेंद्र के सामने प्रकट हुआ और उनकी छाती पर हथेली मारी। धम, एक दबी हुई आवाज गूंजी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भूरी चोगे ने कुछ मारा। उसकी हथेली शिवेंद्र को छूने से पहले एक अदृश्य शक्ति ने भूरी चोगे को उड़ा दिया। भूरी चोगा हवा में कई बार लुढ़का और जमीन पर गिरा। वह खुद को रोक न सका और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। उसे गंभीर आंतरिक चोट लगी थी। शिवेंद्र भाव शून्य खड़े रहे और आह भरते हुए बोले, बेचारा तू 60 साल का हो गया, फिर भी इतना वफादार है। इस दुनिया में प्रेम और तर्क है। प्रेम तर्क से बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। मुझे वही करना है जो मेरा कर्तव्य है। वह अब जनरल नहीं रह सकता। वह भारत के कई राज जानता है। मुझे उसे ले जाना होगा। लेकिन चिंता मत कर, उसे अपने बाकी जीवन के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी। जब तक भूरी चोगा सांस ले रहा है, मैं महानंद को स्वामी को ले जाने नहीं दूंगा। भूरी चोगा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, अभी भी लड़ना चाहता था। तू मेरे करीब भी नहीं आ सकता। मुझे कैसे रोकेगा? शिवेंद्र ने आह भरी। भले ही हम रोक न सके, फिर भी कोशिश करेंगे। जैसे ही भूरी चोगा फिर आगे बढ़ने वाला था, सुमन मिश्रा, जो चुपचाप दिलीप को देख रही थी, अचानक घुटनों पर बैठ गई और शिवेंद्र से बोली, महानंद, कृपया इस आदमी को छोड़ दे। भले ही उसने गलती की, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया मुझे उसे हिमालय वापस ले जाने की अनुमति दे। उसे वहां बाकी जीवन बिताने दे। सुमन, ये देखकर कि सुमन मिश्रा उनके लिए विनती कर रही थी, दिलीप तुरंत फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन अवाक थे। मुझे पता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं, शिवेंद्र ने कहा और फिर दिलीप की ओर बढ़े। सोचना भी मत। भूरी चोगे ने क्रोध में आंखें तरेरी और रोकने के लिए आगे बढ़ा। शिवेंद्र ने भौहें सिकुड़ी। संत भी क्रोधित हो सकते हैं। वे सांसारिक दुनिया से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन उनकी सहनशीलता की सीमा थी। ये देखकर कि भूरी चोगा अपनी चोटों के बावजूद फिर शिवेंद्र से लड़ने जा रहा था, दिलीप के चेहरे पर दृढ़ संकल्प चमका। अचानक उन्होंने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और अपनी कनपटी पर तान दी। भूरी चोगे, रुक। स्वामी। जब भूरी चोगे ने दिलीप को सिर पर बंदूक तानते देखा, वह स्तब्ध रह गया। मैंने फैसला कर लिया है। महानंद, शिवेंद्र के लिए मुश्किल मत बढ़ा। दिलीप ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने इस मामले में मेरी तरह भागने की कोशिश नहीं की। भूरी चोगे, तू सालों से मेरे साथ है। अधीनस्थ से ज्यादा तू मेरा पुराना दोस्त है। मेरा मानना है कि मेरे जाने के बाद रावत परिवार धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तू जितना हो सके मदद करेगा। भूरी चोगे ने दर्द में आंखें बंद कर लीं। दिलीप ने फिर सुमन मिश्रा की ओर देखा। सुमन, रावत परिवार को अनन्या के हवाले कर दो। मुझे पता है कि तुझे पारिवारिक मामलों में रुचि नहीं, लेकिन तू रावत परिवार की कुलमाता है। मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि तू अनन्या को परिवार में लौटने दे और सब कुछ संभाले। एक पति के रूप में जिसने तुझे निराश किया,
इसे मेरी आखिरी बेशर्म विनती समझ। इस बार जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने सैफरन शील्ड ब्रिगेड को शर्मसार किया, इन नौजवानों को तकलीफ दी और लगभग देव पत्थर किसी और के हाथों में जाने दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने बेटे और बहू का बदला ले लिया। सुमन मिश्रा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से सिर हिलाया। दिलीप ने फिर शिवा को उलझन भरी नजरों से देखा। आखिरकार मैं तेरे सामने सिर नहीं उठा सका, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि तू भविष्य में अंजलि के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वह एक दयनीय लड़की है। शिवा ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तू मुझे सच बताना चाहता है? हाँ हाँ, दिलीप ने हंसते हुए कहा, मैंने सब कह दिया जो कहना था। देर सबेर तुझे पता चल ही जाएगा। अगर तेरा काम हो गया तो चल। शिवेंद्र आगे बढ़े और दिलीप की पीठ पकड़ ली। दिलीप ने सिर हिलाया और मुड़े। शिवेंद्र को कुछ सूझा। वे पलटे और शिवा की ओर देखकर मुस्कुराए। मैंने अभी लड़ाई देखी, उम्मीद है तू इससे कुछ सीखेगा। उसके बाद बाकियों के अलविदा कहने से पहले शिवेंद्र ने दिलीप की पीठ पकड़ी और पलक झपकते 100 मीटर से ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो गए। शिवा भी स्पष्ट रूप से न देख सका कि ये कैसी टेलीपोर्टेशन थी। अंतरिक्ष में कोई विकृति नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे एक स्थान से दूसरे में सीधे चले गए। बाकी लोग जादुई दृश्य पर एक और नजर डाल पाते, इससे पहले शिवेंद्र दिलीप के साथ गायब हो चुके थे। वहां मौजूद लोग कुछ देर चुप रहे। आचार्य विमल ने कहा, मुझे नहीं लगा कि गुरु चाचा वाकई उस दायरे में कदम रखेंगे। तो सांसपूर्ण चक्र के ऊपर एक और दायरा है। शिवा के दिल में एक स्पष्ट समझ थी। उसका अनुमान सही था। सैफरन शील्ड ब्रिगेड पर भरोसा करके देश की रक्षा हमेशा करना असंभव था। कुछ लोग थे जो अंत तक खड़े रहे। इन लोगों ने सांसपूर्ण चक्र दायरे को, जिसमें वह था, तोड़ दिया होगा। पहले उसे सिर्फ सुधार की गुंजाइश का एहसास था, लेकिन अब वह निश्चिंत था। फिर उसे लगा कि शिवेंद्र की टेलीपोर्टेशन विधि ने उसे और प्रबुद्ध किया। उसके सामने एक दरवाजा था जो पहले कभी नहीं खुला, अब धीरे धीरे उसमें एक छोटा सा अंतर दिख रहा था। क्या सोच रहा है? काव्या नायर ने अचानक धीरे से पूछा। शिवा ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, मैं इसे स्पष्ट नहीं समझा सकता। वैसे अब जब दिलीप चले गए, सैफरन शील्ड ब्रिगेड का क्या होगा? सुमन मिश्रा ने आंसू पोंछे और बोली, चिंता मत कर। सत्यधर्म की दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं। पहली, देश की नींव की रक्षा, और दूसरी, सैफरन शील्ड ब्रिगेड के जनरल की निगरानी। आखिरकार ये एक गुप्त और गैर पारंपरिक संगठन है जो कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता। अगर जनरल पर मुकदमा चलता है तो सत्यधर्म अगले जनरल की व्यवस्था के लिए विशेष विधि अपनाएगा। हमें बस नए जनरल के पदभार ग्रहण का इंतजार करना है। शिवा ने सिर हिलाया। वह ज्यादा चिंतित नहीं था। अब जब मामला सुलझ गया, उसने मीरा राजपूत के बारे में सोचा, जिसे उसने रात्रि बार में ठहराया था। चूंकि वह रोशनी के साथ थी, दोनों महिलाएं उसकी चिंता कर रही होंगी। वह उनसे मिलने के लिए वापस भागना चाहता था। यहाँ और कुछ नहीं है, तो मैं पहले लौटता हूँ, शिवा ने वहां मौजूद लोगों से कहा। आचार्य विमल ने हाथ उठाए। धन्यवाद छोटे मित्र शिवा, इस बार तेरी बदौलत मैं बच गया। शिवा ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। जितनी तेजी से हो सका उस घाट की ओर दौड़ते हुए जहां उसने कार पार्क की थी। शिवा सुबह के शुरुआती घंटों में मुंबई की सड़कों पर पागलों सा गाड़ी चला रहा था। रात की घटनाएं बहुत जल्दी घटी थीं। जब शिवा को याद आया कि वह कृष्णा विहार फोन करके बताना भूल गया कि वह क्यों नहीं लौटा, तो वह झल्लाया। अंजलि रावत शायद फिर उस पर गुस्सा होगी। अगर वह किसी दूसरी महिला के साथ खाना खाने जाता तो ठीक था, लेकिन वह रात को घर भी नहीं लौटा। क्या ये मुसीबत को न्योता नहीं था? लेकिन वह सुबह सुबह घर फोन नहीं कर सकता था और नहीं बता सकता कि उसने रात क्या किया। इसलिए शिवा ने समझाना छोड़ दिया। जब वह रात्रि बार पहुंचा तो अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। बार काउंटर पर सिर्फ कांटेदार गुलाब समाज के 2 अज्ञात सदस्य काम कर रहे थे। लेकिन शिवा को फिर भी लगा कि बार के आसपास कई लोग थे। जाहिर है रोशनी ने उन्हें बार की सुरक्षा के लिए रखा था। शिवा को देखकर कांटेदार गुलाब समाज के कई विशिष्ट सदस्य जो उसे जानते थे अभिवादन के लिए झुके। शिवा ने जवाब में हाथ हिलाया। वह पीछे के गलियारे में गया और रोशनी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 अंगरक्षकों से पूछा, क्या तुम्हारी दीदी अंदर सो रही हैं? दोनों ने सिर हिलाया। श्रीमान शिवा, हमें नहीं पता कि दीदी सोई है या नहीं। शिवा को लगा कि उसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा।
अगर दो अंगरक्षक देखते कि रोशनी सो रही है या नहीं तो यह अजीब होता। तो उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सुगंधित बेडरूम में प्रवेश करते ही शिवा ने सिर उठाया और रोशनी के बड़े बिस्तर पर दृश्य देखा। अचानक उसे लगा कि उसका सारा खून दिमाग में चढ़ रहा है। उसे घुटन और मुंह सूखने का एहसास हुआ। एपिसोड 396 रात्रि प्रलय। रोशनी के चौड़े बिस्तर पर हाल ही में बिछा गद्दा गहरे भूरे रंग की चादर थी। उस पर रेशमी और चिकना कंबल था जो दूधिया चॉकलेट सा था, इसलिए पूरी रंगत बहुत आकर्षक थी। इस समय दोनों महिलाओं की नाइटवानी अस्त व्यस्त थी। एक सफेद थी, दूसरी हल्की नीली। दोनों को बिस्तर पर जाने से पहले चंचलता ने इधर उधर फेंक दिया था। शिवा के दृष्टिकोण से वह उनकी सफेद जांघों और उनके बीच के प्रलोभन के अजीब रंग को स्पष्ट देख सकता था। इससे भी भयावह ये था कि रोशनी का सिर वास्तव में मीरा राजपूत की छाती में दबा था, जबकि मीरा ने थोड़ा मुंह बनाया और रोशनी के बालों को चूमा। वे दोनों एक दूसरे से उलझी थीं और गले लगाए थीं। वे अपने सामान्य आकर्षक और गतिशील रूप से बिल्कुल अलग थीं। इसके बजाय वे बहुत प्यारी और मनमोहक लग रही थीं, जिससे वे और भी हास्यास्पद दिख रही थीं। हालांकि शिवा के कदमों की आवाज़ हल्की थी, उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। इसलिए बिस्तर पर लेटी रोशनी ने शोर सुना और अचंभे में जाग गई। मीरा की भरी और मुलायम छाती से सिर हटाते हुए रोशनी ने अपनी खूबसूरत आंखें पोंछीं और पलकें झपकाईं। उसे सूखापन और असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। प्रिया, तुम इतनी देर से क्यों लौटे? रोशनी को शिवा की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। बस इतना था कि शिवा जिस गति से काम निपटा रहा था वह पहले से धीमी थी। शिवा भी जानबूझकर अपनी प्रियतमा को यह नहीं समझाएगा कि वह किन विकृत लोगों से मिला, किन भयानक व्यक्तियों से, और उससे भी ज्यादा भयावह किससे। शिवा को इन बातों का पता था और रोशनी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वह उसके सामने स्थिर खड़ा रहे उसे कोई संदेह नहीं होता। मुझे भी अफसोस है कि इतनी देर हो गई। मैंने नहीं देखा कि तुम दोनों राक्षसियां बिस्तर पर कैसे करवटें बदल रही थीं। शिवा बिस्तर के किनारे गया और बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर रोशनी का नर्म पैर पकड़ा और उसके सफ़ेद तलवों को चुटकी से दबाया, जिससे रोशनी ने उसकी ओर आंखें घुमाई। हमने कोई गड़बड़ नहीं की। रोशनी ने अभी मीरा से जो बकवास की थी उसके बारे में सोचा और कुछ अजीब बातें। वह शिवा को इसके बारे में बताने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। उसने सीधे इनकार किया और बोली, मैं बस गलती से ऐसे सो गई। मीरा, जो कई दिनों से नहीं सोई थी, ने भी शोर सुना और नींद भरी आंखें खोली। ये देखकर कि शिवा बिस्तर के पास बैठा बात कर रहा था, वह बहुत खुश हुई। वह रोशनी जितनी बहादुर नहीं थी। वह इसलिए सो पाई क्योंकि रोशनी ने उसका ध्यान दूसरी ओर खींच लिया था और वह वाकई थकी थी, वरना वो पूरी रात न सो पाती। अब जब उसने देखा कि शिवा ठीक है, उसे राहत मिली। तो रोशनी के साथ सोना ज्यादा आरामदायक है या मेरे साथ? शिवा ने मीरा को आंख मारी। मीरा का आकर्षक चेहरा लाल हो गया। वह उठ बैठी और शिवा की पीठ थपथपाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोशनी और मैं बस थक गए थे। मैंने तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर क्यों लगता है कि कुछ हुआ था? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि वह जाल में फंस गई। उसने शर्मिंदगी में शिवा को कुछ और बार थपथपाया, लेकिन अंत में वह खुद को रोक ना पाई और रो पड़ी। शिवा और रोशनी दोनों हैरान थे। क्या हो रहा था? वह शर्म के मारे क्यों रो रही थी? शिवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है छोटी मीरू, अब मैं नहीं कहूंगा कि तू रोशनी के साथ सोई थी, ठीक है? रो मत। मीरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने शिवा की जांघ पर थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, इसके लिए कौन रो रहा है? मुझे तो बस खुशी है कि तू ठीक है। जब से मैं छोटी थी मैंने इतना खतरनाक व्यक्ति नहीं देखा। मैंने पहले भी ऐसे विस्फोट देखे हैं। तेरे पास रहकर मुझे हमेशा डर लगता है और मुझे आराम का मौका नहीं मिलता। शिवा ने अजीब ढंग से सिर खुजलाया। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही यह खतरनाक है। अगर मुझे सचमुच परवाह होती तो मैं अब तक तुझे छोड़ चुकी होती। मीरा मुस्कुराए और बुदबुदाए, बदमाश। ठीक है प्रिया, तू वाकई दीदी मीरा को छोटी मीरू कहता है। मुझे ऐसा क्यों नहीं कहता? रोशनी को अचानक एक और समस्या दिखी। शिवा उदास था। तुम दोनों के नाम अलग हैं। मसला यह नहीं, बात अंतरंगता की है। मैंने तुझे पहले ही प्रिय कह दिया, तो अगर तू मुझे ऐसे नहीं बुला सकता तो कोई बात नहीं। कम से कम
तुझे दीदी मीरा की तरह होना चाहिए और मुझे बुलाना चाहिए कुछ और। रोशनी ने होंठ सिकुड़े। वह थोड़ी शर्मिंद थी, लेकिन फिर भी शिवा को प्रत्याशा से देख रही थी। शिवा ने एक पल सोचा और कहा, क्या ये हो सकता है छोटी रोशु? तू छोटी रोश है? रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा, छोटी रोशी। मीरा, जो बगल में थी, जोर से हंस पड़ी। उसने खिलखिलाकर कहा, छोटी रोशु, छोटी रोशु। रोशनी शर्मिंदगी और परेशानी में थी। अंत में उसने शिवा को अपराधी की तरह घूरा, ये सब तेरा दोष है। तू मुझे क्यों बुला रहा है? तूने ही कहा था कि तुझे ऐसे बुलाऊं। मैं तुझे प्यारी कहता था न। शिवा ने मन ही मन सोचा, महिलाओं से निपटना वाकई मुश्किल है। तुझे और सोचना होगा। रोशनी ने गुस्से से पलटकर मीरा से कहा, जो इतनी हंस रही थी कि गिरने वाली थी, दीदी मीरा, अगर तू फिर हंसी तो मैं फिर खेल खेलूंगी। मीरा चौंक गई, जैसे उसने कुछ भयानक सोच लिया हो। उसने तुरंत हंसी रोकी और शिवा को दयनीय नजरों से देखा। रोश, ओह छोटी रोशी, तू कौन सा खेल खेल रही थी? तू इतनी डरी क्यों है? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। रोशनी गर्व से मुस्कुराए, वही जो तूने मेरे साथ किया। मैंने तेरा बनने का नाटक किया और दीदी मीरा मैं थी। मैंने इसे फिर खेला। शिवा पहले उलझन में था, लेकिन फिर ध्यान से सोचा और अचानक समझ गया। वह एक नकली फीनिक्स खेल रही थी। मीरा भले ही फैशन उद्योग में थी, लेकिन वह एक पारंपरिक भारतीय महिला थी। वह किसी महिला द्वारा छुए और चूमे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, और अंत में अपने कुछ निजी अंगों को छूने की बात। रोशनी एक मार्शल आर्टिस्ट थी और उसकी शारीरिक शक्ति और कौशल मीरा पर पूरी तरह हावी थे। इसलिए बिस्तर पर मीरा को विरोध का मौका ही नहीं मिला। वह रोशनी के नीचे दबी थी और उसके साथ खेल रही थी। हालांकि वह कुछ खास महसूस कर सकती थी, लेकिन मानसिक रूप से मीरा किसी महिला द्वारा खेला जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह भी एक प्रेमिका के रूप में। छोटी रोशी, तेरी दीदी मीरा तेरी तरह खुली नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे उसे अगली बार छोड़ देना चाहिए। शिवा ने हंसी रोकते हुए कहा। दूसरी ओर रोशनी शिवा के इरादों को समझ गई। यह आदमी फिर ऐसा होने का इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि दोनों को मस्ती करते देख सके। नहीं, अब से दीदी मीरा ही मेरी पत्नी है, रोशनी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। मीरा शिवा के पीछे सिकुड़ गई। प्रिय, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। मैं रोशनी को नहीं हरा सकती, ये ठीक नहीं। शिवा ने मीरा का उदास चेहरा देखा और मुस्कुराया, जरूरत नहीं, मैं तो हूं ना। छोटी मीरू, चून की बोर होने में अभी समय है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं कि हम तीनों यहाँ हैं, और ठीक से देखें कि बिस्तर पर कौन किसे परेशान कर रहा है। इन शब्दों के साथ रोशनी और मीरा दोनों समझ गईं कि शिवा का मतलब क्या था। यह आदमी वाकई साहसी था, सीधे ऐसी बातें कह रहा था जो आम लोग बोलने में हिचकते। दोनों महिलाओं ने चुपके से एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा था और किसी कारण से वे ज्यादा अंतरंग थीं, फिर भी वे प्रेमिकाएं थीं और साथ ही प्रेम प्रतिद्वंद्वी भी। शिवा के आने से पहले ही उन्होंने एक ही पुरुष की सेवा करने वाली दो महिलाओं के बारे में सोचा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इस समय यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया था। शिवा ने दोनों की आंखों में जटिल भावनाएं देखी और मन ही मन सोचा कि वह बहुत लापरवाह था। ये दोनों वैश्या नहीं थी जो उसे पहले मिली थी। वे सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं थीं। अगर वह उनके साथ खेलना चाहता था तो उसे उनकी नैतिक और भावनात्मक सीमाओं को चुनौती देनी पड़ती। शिवा ने जल्दी कहा, मैं मजाक कर रहा था, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए। रोशनी और मीरा ने एक दूसरे को देखा और साथ ही शिवा को भी। प्रिय, असल में मीरा के बोलने का इंतजार किए बिना शिवा अचानक खड़ा हो गया। तुम दोनों यहीं रहो, बाहर मत जाओ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। शिवा ने अचानक दोनों से कहा। उसके बाद उनके होश में आने का इंतजार किए बिना शिवा तेजी से कमरे से निकला और सीधे रोशनी के बेडरूम के बाहर छोटे आंगन में गया। एक छलांग के साथ वह दीवार फांदकर बाहर एक छोटी गली के किनारे आ गया। उसने अंधेरे में अपनी ओर पीठ किए एक व्यक्ति को देखा और जब शिवा उसके पीछे आया, वह पलटा। रणवीर, तूने नहीं कहा था कि तू जा रहा है? शिवा का चेहरा कुछ गंभीर था। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना जो लगभग उसके स्तर का था। शिवा हैरान था कि रणवीर ने फिर उसकी तलाश की। रणवीर का चेहरा अच्छा नहीं था और उसने कहा, भले तुझे यकीन न हो, मुझे तुझे बताना है। मेरा अपने दो अधीनस्थों से संपर्क टूट गया। उन्होंने तेरे हाथ से देव पत्थर छीना और अब देव पत्थर भी मुझे नहीं पता कहाँ है। बंद अध्याय।
एपिसोड 397 संग्राम जारी। रणवीर की बातें सुनने के बाद शिवा का पहला विचार संदेह नहीं था, क्योंकि अगर रणवीर ने वास्तव में देव पत्थर ले लिया होता तो उसके पास ऐसा झूठ करने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में अगर उसने सचमुच देव पत्थर ले लिया और मुझसे दूर चला गया होता तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। हालांकि सांस पूर्ण चक्र की शक्ति मुझे रणवीर को हराने में मदद कर सकती थी, यह उसका पता लगाने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। इसके अलावा रणवीर हमेशा से एक सीधा साधा व्यक्ति था। अगर वह हार गया तो हार गया, अगर उसने कहा कि वह हार मान लेगा तो वह निश्चित रूप से हार मान लेगा। विशेष स्थिति क्या है? शिवा ने पूछा। ये देखकर कि शिवा को उस पर शक नहीं था, रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके बाद जिस तरह से उसने शिवा को देखा वह आंखों को बहुत अच्छा लगा। तभी उसने पूरी कहानी बताई। अभी अभी शिवा से पराजित होने के बाद हालांकि रणवीर थोड़ा नाखुश था, वह परिणाम से ज्यादा प्रभावित नहीं था। उनके लिए लड़ाई में सक्षम होना सबसे सार्थक बात थी। इसलिए रणवीर ने अपना वादा पूरा किया और शिवा के कृष्णा विहार से अपने 2 अधीनस्थों को वापस बुलाने का फैसला किया। साथ ही उसने देव पत्थर को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया। हालांकि जब रणवीर ने उन दोनों से संपर्क करना चाहा तो उसे पता चला कि वे दोनों वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कृष्णा विहार की पार्किंग में दीवार में खोदे गए छेद के अलावा उनका कोई और निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों देव पत्थर के साथ हवा में गायब हो गए। रणवीर को लगा कि कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि वह शिवा से डरता नहीं था, वह एक सीधा व्यक्ति था और उसे लगा कि उसे स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत है। इसलिए वह रात्रि बार में गया और उसने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार शिवा को ढूंढ निकाला। रणवीर की बात सुनने के बाद शिवा को तुरंत रावत परिवार के भोज के बाद पवित्र कटोरे की घटना याद आ गई। उस समय गुरु मधुसूदन हवा में गायब हो गए। वहां मौजूद कोई भी इसे बिल्कुल नहीं समझ पाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि किसी ने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके मधुसूदन को निगल लिया था। उसी समय पवित्र कटोरे में दिव्य शक्ति जैसी कोई चीज हटा दी गई, जिससे वह एक साधारण पुराना कटोरा बन गया। क्या इस बार भी वही अज्ञात व्यक्ति हो सकता है? हालांकि पिछली बार पवित्र कटोरे से केवल उसकी शक्ति छीनी गई थी, इस बार देव पत्थर छीन लिया गया था। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष के इरादे अलग थे। रणवीर ने देखा कि शिवा गहरी सोच में था और बोला, अगर तुझे पता है कि यह किसने किया और मुझे मदद चाहिए तो मैं देव पत्थर ढूंढने में तेरी मदद करने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं, तू इसे नहीं ढूंढ पाएगा, शिवा ने कहा। रणवीर ने भौहें सिकोड़ी। क्या तू देव पत्थर को छोड़ने की सोच रहा है? हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष अंतरिक्ष के नियमों को समझने वाला व्यक्ति है। जिस तरह मैं तुझे नहीं ढूंढ सकता उसी तरह हम उसे भी नहीं ढूंढ सकते। शिवा ने कड़वी मुस्कान दी। रणवीर चौंक गया और फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। कौन सा बेशर्म आदमी चीजें बिगाड़ने आया? शिवा ने कहा, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे मैं जानता हूँ। ये वे लोग नहीं हैं जो जाग गए हैं। शिवा को पवित्र कटोरे की घटना बताने के बाद रणवीर को एहसास हुआ। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि 12 प्रमुख देवताओं के अलावा जिनमें पुनर्जन्म की क्षमता है, ऐसा कहा जाता है कि बाकी सभी देवता गायब हो गए हैं। लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ ज्यादा शक्तिशाली देवता अभी भी दुनिया के किसी कोने में रह रहे हैं। फिर भी मैं देव पत्थर छीनने की बात समझ सकता हूँ, लेकिन वे उस टूटे कटोरे को क्यों छीनेंगे? शिवा ने सिर हिलाया। वह भी हैरान था कि वे पवित्र कटोरा क्यों छीनेंगे। यह उस व्यक्ति के लिए अर्थहीन था जिसने अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। अगर ऐसा है तो मैं इस मामले की जांच में तेरी मदद करूंगा, रणवीर ने कहा। जो कोई भी मेरे हाथों से मांस का टुकड़ा छीनेगा मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। बेशक शिवा को कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में मदद के लिए मुफ्त सहायता मिलना अच्छा था। रणवीर के चले जाने के बाद शिवा ने सिर हिलाया। हालांकि देव पत्थर महत्वपूर्ण था, लेकिन यह उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। खासकर आज रात उस पूरी तरह था शिवेंद्र से मिलने के बाद शिवा को पता था कि अभी भी उस शक्ति की एक सीमा थी जिसके संपर्क में वह आ सकता था। जब वह रोशनी के कमरे में लौटा तो दोनों लड़कियां उसे चिंतित नजरों से देखने लगीं। शिवा ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है। अभी एक आदमी आधी रात को मुझे ढूंढने आया था, मैं उससे मिलने बाहर गया था। रोशनी और मीरा राजपूत दोनों जानती थी कि शिवा कुछ बातों को साझा करने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। रोशनी ने अचानक कहा,
प्रिय, मैं चलने जा रही हूँ। शिवा दंग रह गया। क्या कदम? मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। मैं पुराने घर में वापस जा रही हूँ। वहाँ घर बड़ा है, रोशनी ने कहा। जिस पुराने घर का जिक्र था, वह वास्तव में वही घर था जिसमें मकरंद रहा करता था। जब से मकरंद को विदेश भेजा गया, तब से यह घर रोशनी के पास आ गया था। लेकिन रोशनी वहां कभी नहीं गई। शिवा ने एक पल सोचा, फिर मीरा को देखा, जो थोड़ा हिचक रही थी, और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तू मीरा के साथ सहवास खेलना चाहती है? रोशनी ने सिर हिलाया। हाँ, दीदी, मीरा का घर नष्ट हो गया था ना। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं हर समय यहाँ नहीं रहना चाहती। पुराना घर खाली है और यहाँ अकेले रहना बहुत ठंडा है। अगर भविष्य में दीदी मीरा मेरे साथ रहे, मुझे लगता है हम अच्छा समय बिताएंगे। शिवा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए इस तरह उसे भविष्य में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। हालांकि मीरा के मजबूत व्यक्तित्व के साथ ये सवाल था कि वह रोशनी के घर में रहने को तैयार होगी या नहीं। रोशनी को भी मीरा की झिझक समझ में आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी मीरा, भविष्य में घर के दैनिक खर्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये तुम्हारे लिए घर किराए पर लेने जैसा है। ठीक है। मीरा को लगा कि फिर से मना करना ठीक नहीं होगा। उसने सिर हिलाया और शिवा को कड़वाहट से देखा। इस बुरे आदमी के लिए यह आसान है। शिवा ने उनके विचार समझे, लेकिन उसे शर्मिंदगी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में तुम रोशनी की बात मान सकती हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ अच्छे से रह पाओगे। मुझे कुछ काम निपटाने के लिए वापस जाना है। तुम सो सकती हो, अभी बहुत जल्दी है। ये सुनकर कि शिवा फिर जाने वाला है, मीरा और रोशनी हैरान थीं। उन्होंने सोचा कि शिवा तुरंत उस शर्मनाक मामले को फिर उठाएगा जब उसे पता चलेगा कि वे साथ रहने वाली हैं। शिवा उन दो मासूम खरगोशों को छोड़ना नहीं चाहता था जो उसके मुंह में डाले गए थे। हालांकि रणवीर की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि उसे कृष्णा विहार जाकर देखना चाहिए कि कोई निशान बचा है या दृश्य साफ हो गया है। अगर घर की महिलाओं को कुछ डराता है तो यह अच्छा नहीं होगा। आधे घंटे से भी कम समय में शिवा कृष्णा विहार के विला में वापस आ गया। कार में रहते हुए शिवा ने पहले ही मौर्या से समुद्र गरुड़ की स्थिति पूछ ली थी। 4 सदस्य खो गए थे और बाकी केवल मामूली घायल हुए थे। ये स्थिति शिवा की कल्पना से कहीं बेहतर थी। आखिरकार दूसरा पक्ष एक योद्धा था जिसे जैव रासायनिक प्रयोग के बाद मृत्यु का भय नहीं था। विला के बाहर लॉन साफ हो चुका था। शिवा भूमिगत पार्किंग स्थल पर गया और खोदे गए पत्थरों को वापस रख दिया। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन देव पत्थर वास्तव में गायब था। उस दृश्य का कोई निशान नहीं था जिसका पता लगाया जा सके। शिवा ने धीरे से आह भरी। उसे पता था कि उसके पास जांच करने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक बार में केवल एक कदम उठा सकता था। अगले दिन शिवा नाश्ता करने के लिए दूसरी मंजिल से नीचे भोजन कक्ष में गया। भोजन मेज के पास अंजलि रावत, जो औपचारिक कार्यालय पोशाक में थी, पहले से ही खाना खाकर खड़ी थी। अंजलि के काले बालों को देखकर, जो एक ऊंची जूड़े में बंधे थे, वह ठंडी और भावहीन थी। शिवा को अपराध बोध हुआ और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, प्यारी अंजलि, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्या तू काम पर जा रही है? अंजलि ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसने सोफे से अपना बैग उठाया और बाहर जाने वाली थी। इस समय सरिता जिंदल, जो बाजरे की दलिया के साथ रसोई से निकली थी, अचानक हंसी और बोली, अरे, अंजलि ने कहा कि नया साल है और उसे अपने पति के लिए, यानी तेरे लिए, 2 अच्छे नए कपड़े चुनने हैं, इसलिए उसे आज बाहर जाना है। सही है न, अंजलि? अंजलि पहले से ही दरवाजे पर थी। सरिता की बात सुनकर वह रुक गई। उसके ठंडे और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर हल्का संघर्ष था। अंत में उसने अपने पतले होंठ काटे, सिर घुमाया और जवाब दिया। शिवा मूर्ख नहीं था। अंजलि के व्यवहार से पता चलता था कि वह घर पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने कंपनी में काम करना चुना। ये स्पष्ट था कि सरिता ने देखा कि दोनों गतिरोध में थे और अंजलि उसे अनदेखा कर रही थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। वह परोक्ष रूप से अंजलि से ये भी कह रही थी कि वह बहुत ठंडी न बने। हालांकि शिवा सरिता की मदद के लिए आभारी था, वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि यह अंजलि के लिए थोड़ा क्रूर था। क्या ऐसा हो सकता है कि घर में सास बहू के बीच पहले से कोई तनाव चल रहा हो? अंजलि ने सरिता के अनुरोध पर सहमति जताने के बाद चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके स्वभाव के आधार पर, भले ही उसके साथ वास्तव में अन्याय हुआ हो, वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं दिखाएगी। शिवा बैठ गया और दलिया के कुछ घूंट लिए।
उसने कुछ देर सोचा और सरिता से, जो उसके लिए चाय का अंडा छील रही थी, कहा, आगे से अंजलि के साथ ऐसा व्यवहार न करना। यह मेरी गलती है। उसका नाराज होना ही ठीक है। सरिता एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने थोड़े शोकपूर्ण स्वर में कहा, क्या माँ एक व्यस्त व्यक्ति है? माँ जानती है कि मैं अच्छा उदाहरण नहीं हूँ। मैंने कभी तुझ और अंजलि के लिए माँ और सास के कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। माँ का इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे लगता है कि अंजलि तुझे हमेशा परेशान करती है। शादी को आधा साल हो गया, लेकिन वह अभी भी हमें एक कमरा साझा नहीं करने देती। ये थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वह एक अच्छी लड़की है। कुछ दिन पहले मैंने उससे अच्छी बातचीत भी की थी, लेकिन मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। जब भी मैं तेरे अतीत के कठिन दिनों के बारे में सोचती हूँ, मैं किसी को भी तेरे साथ बेरुखी करते नहीं देख सकती, यहाँ तक कि बहू को भी नहीं। शिवा ने सरिता को जटिल भाव से देखा। उसने सिर हिलाया और बोला, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मुझे बुरा लगे। हमारा मामला थोड़ा खास है। खैर, हम भविष्य में अपने मामले खुद संभाल लेंगे। इतना कहकर शिवा खड़ा हुआ, एक कोट लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। सरिता दंग रह गई। शिवा, तू भी बाहर क्यों जा रहा है? तूने नाश्ता तो आधा ही खाया। मैं कंपनी जा रहा हूँ। नया साल आ गया है। हम नए साल की पूर्व संध्या पर सिर्फ खट्टे चेहरे के साथ खाना नहीं खा सकते। भले ही मुझे घुटनों पर बैठना पड़े, मुझे उस ठंडे चेहरे वाली देवी को वापस बुलाना होगा। एपिसोड 398, संग्राम जारी। कृष्णा विहार से गाड़ी चलाकर निकलने के कुछ समय बाद शिवा ने पाया कि उसकी BMW की गैस इंडिकेटर लाइट जल रही थी। वह कार को पास के पेट्रोल पंप पर ले गया और पेट्रोल भरवाया। जब उसने कर्मचारियों को पैसे दिए, तो शिवा को अचानक लगा कि जो पैसे उसने खर्च किए, जिस कार में वह बैठा था और जिस घर से वह निकला था, ये सब वास्तव में अंजलि रावत की चीजें थीं। पहले तो मैंने इस महिला से शादी अनिच्छा से की, क्योंकि यह एक अनुबंध था। मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर रखा गया है, इसलिए मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अब मैंने भविष्य में इस महिला के साथ जीवन बिताने की योजना बना ली है। दूसरों की चीजों का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं था कि शिवा को शर्मिंदगी महसूस हुई। शिवा को इस बात का डर नहीं था कि लोग कहेंगे कि वह एक औरत पर निर्भर है। उसका चेहरा पहले से ही इतना मोटा था कि उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। लेकिन अगर मुझे परवाह नहीं, तो अंजलि का क्या? वह हमेशा चाहती थी कि मैं बेहतर बनूं। क्या ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं करता? हालांकि हाल में मेरे कुछ असली रूप सामने आए, इसलिए अब अंजलि मुझे पहले की तरह काम करने के लिए नहीं कहती। लेकिन अगर दूसरों को हमारे रिश्ते का पता चला, तो वे निश्चित रूप से कुछ सोचेंगे। यह महसूस करते हुए कि उसे रखा गया है, शिवा समझ नहीं पाया कि हंसना चाहिए या रोना। हालांकि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। न केवल मुझे अंजलि के साथ रहना और खाना था, बल्कि मैंने हमेशा उसे गुस्सा भी दिलाया। मैंने वास्तव में उसे निराश किया। क्यों न मैं सूर्यादेव से बात करके अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद लूं। शिवा ने गाड़ी चलाते हुए सोचा, लेकिन जितना ज्यादा सोचा, उतना ही उसे लगा कि कुछ भौतिक चीजें बहुत रोचक नहीं थीं। अंजलि के पास पैसे की कमी नहीं थी। वह दुनिया की सबसे अमीर में ना हो, लेकिन वह कई जन्मों में सब खर्च नहीं कर सकती थी। उसे कुछ अजीब चीजें देने से बेहतर, जो ज्यादा उपयोगी नहीं थी, कुछ ऐसा करना था जिससे वह ज्यादा सहज महसूस करे, जैसे उसके काम में कुछ उपलब्धियां, या बिना फोन किए पूरी रात न जागना। शिवा का दिमाग उलझन में था। वह अपराध बोध के साथ अनामिका इंटरनेशनल के मुख्यालय की ओर चला गया। चूंकि यह होली की पूर्व संध्या थी, इमारत में ज्यादा लोग ड्यूटी पर नहीं थे। शिवा सबसे ऊपरी मंजिल तक गया, लेकिन उसे कोई परिचित व्यक्ति नहीं मिला। वह अंजलि के CEO कार्यालय तक गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्यारी, ओह जनरल जी, मैं हूँ शिवा। दरवाजा खोलो, शिवा ने मुस्कुराते हुए पुकारा। अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। शिवा ने भौहें सिकुड़ी और दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने पीछे कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक पुरुष और एक महिला बातें करते और हंसते हुए आ रहे थे। वह महिला अंजलि की सहायक विनय शर्मा थी, जिसे शिवा ने मजाक में एयरपोर्ट कहा था। दूसरे पुरुष को उसने कई बार देखा था, लेकिन शिवा को याद नहीं था कि वह कौन था। वह लगभग 35-36 साल का लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा सुंदर और शालीन था, जिससे उसे नापसंद करना मुश्किल था। तू यहाँ क्यों है? विनय ने शिवा को देखा और सावधानी से घूरा, जैसे शिवा कुछ चुराने आया हो। शिवा उदास था। अगर तुम लोग यहाँ हो सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? हम
धूर्त, मैंने सोचा था कि जब सीईओ तुझे निदेशक बनाएंगी तो तू ऊंचे पद पर दिखेगा। फिर भी तू एक गुंडे जैसा क्यों लग रहा है, विनय ने तिरस्कार से कहा। विनय, ये कौन है? शालीन मध्यम आयु के पुरुष ने शिवा को उत्सुकता से देखा, फिर विनय से विनम्रता से पूछा। विनय, जो टॉमबॉय जैसी थी, वास्तव में शर्मा गई, जो शिवा के लिए दुर्लभ था। ये 10,000 साल के चमत्कार जैसा था और इसने शिवा को लगभग चौंका दिया। ये व्यक्ति मनोरंजन कंपनी का नया निदेशक शिवा है। यह अच्छा इंसान नहीं है, विनय ने धीरे कहा। वह पुरुष एक पल के लिए रुका, फिर ठंडी हवा की तरह शिवा को देखकर मुस्कुराया। नमस्ते, मैंने सुना है कि मालकिन रावत के अधीन विभाग प्रमुख मीरा और निदेशक शिवा है। मैं पहले कई बार विभाग प्रमुख मीरा से मिल चुका हूँ, लेकिन यह पहली बार है जो मैं मायावी मालिक शिव से मिल रहा हूँ। आपसे मिलना सम्मान की बात है। शिवा ने उससे हाथ मिलाया और थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तू इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? तू कौन है? तेरे में जिंदगी शिष्टाचार नहीं है, विनय ने दुखी होकर कहा। यह नीलम सपना समूह द्वारा नियुक्त हमारी कंपनी के नए उपाध्यक्ष श्री ललित मेहता हैं। शिवा को अचानक याद आया कि वह पहले कंपनी में अंजलि से टकराया था। क्या उसने नहीं कहा था कि वह नीलम सपना समूह द्वारा भेजे गए नए उपाध्यक्ष का स्वागत करने जा रही है? वह नए सामग्री बाजार के प्रभारी विशेष संपर्क व्यक्ति लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा होगा, और 50 साल का भी नहीं, जैसा उसने कल्पना की थी। आत्मसंतुष्ट विनय और विनम्र ललित को देखकर शिवा समझ गया, लेकिन वह कुछ कहने के लिए बहुत आलसी था। उसने सीईओ कार्यालय का दरवाजा खोलना जारी रखा। अरे, तू क्या कर रहा है? तुझे अकेले अंदर जाने की इजाजत किसने दी? विनय ने जल्दी से शिवा का रास्ता रोक लिया, जैसे एक गाय अपने बछड़े की रक्षा करती हो। मैं जनरल जी को ढूंढ रहा हूँ। इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। शिवा ने होंठ सिकुड़े। विनय ने भौहें सिकुड़ी। जनरल जी काम का निरीक्षण करने महाराजा टावर गई हैं। अगर तू उन्हें ढूंढना चाहता है तो वहां जा। क्या तुझे लगता है कि सीईओ का कार्यालय ऐसी जगह है जहां तू अपनी मर्जी से घुस सकता है? महाराजा टावर। शिवा दंग रह गया। वह उस इमारत को जानता था। यह अनामिका इंटरनेशनल के अधीन एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर था। इसे महंगा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ सभी तरह के उच्च स्तरीय नीलम सामान बिकते थे। म्यांमार से लाए गए कई नीलम पत्थरों का व्यापार और प्रदर्शन भी वहाँ होता था, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। तू मुझसे झूठ तो नहीं रही? फिर तू यहाँ क्यों आए? शिवा ने विनय को संदेह से देखा। विनय ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तुझसे नफरत तो करती हूँ, लेकिन झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ। जनरल जी अभी कंपनी में आई थी और मुझसे साल के अंत की बिक्री के बारे में पूछा। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना अजीब है क्या? ललित ने आगे कहा। सही है, विनय ने झूठ नहीं बोला। निदेशक शर्मा, जनरल जी महाराजा टावर गई थी। मैंने उन्हें अभी देखा है। साल का अंत कई कंपनियों के लिए बिक्री का महत्वपूर्ण समय होता है, और अनामिका इसका अपवाद नहीं है। जनरल जैसे जिम्मेदार नेता के लिए व्यक्तिगताना इसका निरीक्षण करना सामान्य है। शिवा ने सोचा कि क्या उसे अंजलि को फोन करना चाहिए, लेकिन सोचने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इसलिए वहां खड़ा रहा और कार्यालय की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। वास्तव में अंदर कोई नहीं था। तभी उसे यकीन हुआ कि उन दोनों ने झूठ नहीं बोला। दोबारा सोचते हुए शिवा ने पूछा, तुम लोग अंदर क्यों जाना चाहते हो? तुमने कहा न कि जनरल जी अंदर नहीं हैं। विनय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उपाध्यक्ष ललित कुछ जानकारी देखना चाहते हैं। जनरल जी सहमत हुई और उन्होंने मुझे विशेष रूप से उन्हें लाने को कहा। शिवा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आज छुट्टी है और तू एक काबिल सहायक है। तू जानकारी देखने के लिए उपाध्यक्ष के साथ कंपनी आई थी। ज्यादा मत थक, ये तेरे शरीर के लिए बुरा है। शिवा की शरारती मुस्कान देखकर विनय थोड़ा उलझन में पड़ गई। ललित स्पष्ट रूप से एक अनुभवी व्यक्ति था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस प्यार से मुस्कुराया। शिवा ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे नीचे चला गया। जब वह महाराजा टावर की ओर जा रहा था, सड़क के किनारे सभी तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर प्रचार कर रहे थे। शोरगुल वाली भीड़ और जीवंत यातायात ने शिवा को नए साल के माहौल का एहसास कराया, लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी हुई। क्या होगा अगर अंजलि ने इमारतार का निरीक्षण करने के लिए जगह बदल ली? भयंकर ट्रैफिक जाम के बाद जब शिवा आखिरकार महाराजा टावर पहुंचा, तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। भूमिगत पार्किंग के लिए निर्देशों का पालन करते हुए शिवा ने लंबी सांस छोड़ी। पहले उसने ऐसा दृश्य कब देखा था,
जब किसी शहर में लोगों का ऐसा समुद्र उमड़ पड़ा हो। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में भी सड़कों पर इतनी कारें नहीं होती थीं। महाराजा टावर की पार्किंग में ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। आखिरकार यहाँ आने वालों की संख्या सीमित थी। विशाल पार्किंग में सिर्फ 100 या कुछ ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थीं। जैसे ही शिवा ने निकास की जगह ढूंढी, उसने 2 जगह दूर एक लाल बेंटली खड़ी देखी। क्या यह अंजलि की कार नहीं है? लगता है वह अभी तक नहीं गई। शिवा ने इधर उधर देखा और लिफ्ट की ओर जाने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट से कोई बाहर आया। वह अंजलि थी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह वही बिजनेस सूट पहने थी जो सुबह निकलते समय पहना था। अंजलि के साफ और सुंदर बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसका माथा पसीने की पतली परत से ढका था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था, मानो उसने बहुत ऊर्जा खर्च की हो। उसके हाथों में 5-6 बड़े बड़े कागज के थैले थे। वह शायद इन थैलों को लेकर बहुत चली होगी। अंजलि लिफ्ट से बाहर निकली और अपनी कार की ओर जाने वाली थी कि उसने देखा कि शिवा अचानक उसके सामने आ गया। वह एक गहरी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। शिवा कैसे नहीं हंस सकता था। अंजलि के हाथ गिवेची, निर्मल्स और बर्बेरी के पुरुषों के कपड़ों से भरे थे। अगर कोई सामान्य आदमी इन्हें खरीदता तो उसे लंबे समय तक दर्द होता। वह इन्हें ऐसे क्यों ले जा रही थी जैसे किराने की टोकरी हो। केवल अंजलि जैसी महिला, जो विलासिता को विलासिता नहीं मानती, इतने बैग लापरवाही से उठा सकती थी। सरिता ने सुबह ये बात यूं ही कह दी थी। शिवा को उम्मीद नहीं थी कि अंजलि वाकई उसके लिए नए साल के लिए कपड़े खरीदेगी। इससे उसका दिल खुश हो गया। जब उसने अंजलि का गुलाबी और कोमल चेहरा फिर देखा, वह और भी प्यारी लगी। अंजलि तुरंत कांप उठी और अपने हाथों की चीजें छिपाने लगी, लेकिन थैले इतने बड़े थे कि वह सब कैसे छिपा सकती थी। उसने तुरंत शर्म से सिर नीचे किया और जल्दी से कार की ओर चली गई। तू क्यों छिप रही है? क्या तू मेरे लिए कपड़े नहीं खरीद रही थी? शिवा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। अंजलि ने दांत पीसते हुए चुपके से कार की डिक्की खोली। उसने थैले अंदर ठूस दिए। मैं तुझे देखने कंपनी गया था। विनय ने कहा कि तू निरीक्षण करने आई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी अंजलि अपने पति के लिए कपड़े खरीदने यहाँ आई है। आया, मुझे लगा तू नाराज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी माँ की बात मानकर कपड़े खरीदेगी। तू मुझे इनाम में गले क्यों नहीं लगाती? शिवा ने मजाक में कहा। अंजलि तुरंत एक तरफ हट गई। चलने की मेहनत से उसकी सांस फूल रही थी। फिर भी उसने शिवा को ठंडे अंदाज में देखा और बोली, तूने हिम्मत करके ऊपर आकर कोशिश की। शिवा की हरकत अचानक रुक गई। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, मैं बस तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। देख, मेरा खाना, कपड़े और मकान सब तेरा है। मुझे नए साल के लिए कपड़े तैयार करने में तेरी मदद चाहिए। क्या ये दिल को छूने वाली बात नहीं? मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अंजलि ने ऐसा व्यंग्य किया जैसे कुछ मजेदार सुना हो। छुआ, धन्यवाद। जब तक तू मुझ पर हमला नहीं करेगा, मैं आभारी रहूंगी। बंद अध्याय। एपिसोड 399, संग्राम जारी। अंजलि रावत की बातें सुनने के बाद शिवा को एक बार फिर एहसास हुआ, सास और बहू के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने मन ही मन आह भरी कि उसे वास्तव में एक दिन ऐसे पारिवारिक ड्रामे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह थोड़ा संतुष्ट भी महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत कह, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं तुझे परेशान होते नहीं देख सकता। वह मेरी माँ है और तेरी भी माँ है। उन्हें बस हमारा साथ रहना पसंद नहीं, ये तेरे खिलाफ नहीं है। मैं खुद फैसला कर सकती हूँ, मुझे तेरे समझाने की जरूरत नहीं। अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा और कार में बैठने वाली थी। शिवा ने उसे झटके से रोका, इतनी जल्दी मत कर, पहले कार यहीं छोड़ दे। दोपहर हो चुकी है, क्यों न हम साथ में दोपहर का खाना खाएं? जा और अकेले खा। अंजलि को इस पर यकीन नहीं हुआ। शिवा ने परेशान भाव दिखाया। जीभ चटकाते हुए बोला, प्यारी, अगर तू मेरे साथ खाने नहीं चलेगी तो मैं तुझे सचमुच गोद में उठा लूंगा। तुझे खाने पर ले जाना और सड़कों पर लोगों को दिखाना। यह कोई बुरा विकल्प नहीं लगता। तू ऐसा कैसे हो सकता है? अंजलि चौंक गई और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। शिवा ने अपने हाथ फैलाए। जिस दिन से तू मुझसे मिली थी, क्या तूने नहीं कहा था कि मैं एक बदमाश हूँ? तूने अभी कहा था कि तू मुझे डराएगा नहीं, और तूने मुझे फिर से डराया। अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा। शिवा हंसते हुए बोला, ये कैसी बदमाशी है? क्या हम साथ में खाना तेरी सेहत के लिए नहीं खा रहे? तू मेरे लिए कपड़े चुनने में इतनी देर से खरीदारी कर रही थी, अगर तुझे भूख लग गई तो क्या होगा? ये कहते ही शिवा अंजलि के करीब चला गया।
अंजलि के पास कोई चारा नहीं था। उसे सचमुच डर था कि यह मोटी चमड़ी वाला आदमी उसे जबरदस्ती बाहर ले जाएगा, इसलिए वह सिर्फ सहमत हो सकती थी और बोली, मैं तेरे साथ चलूंगी, तू मेरे पास मत आ। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं पहले ही मान गया होता तो क्या ये सब खत्म नहीं हो जाता। मुझे सदाचार से लोगों को जीतना और घर में इकलौता मर्द होने का दिखावा क्यों करना पड़े। अंजलि ने कुछ न सुनने का नाटक किया। उसे शक था कि अगर वह गंभीर हो गई तो यह आदमी उसे तंग करके मार डालेगा। दोनों सीधे महाराजा टावर से बाहर निकल गए। उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। आखिरकार अगर वे इस समय खाने के लिए गाड़ी चला कर जाते तो पार्किंग की दिक्कत होती। शिवा आगे चल रहा था और अंजलि उसके पीछे। उसका सिर आधा झुका हुआ था और वह अनिच्छुक लेकिन लाचार दिख रही थी। शिवा ने उस औरत को देखा जो थोड़ी नखरे वाली लग रही थी, लेकिन वह उदास नहीं था। जब वे पहली बार मिले थे उस वक्त की तुलना में अंजलि हमेशा ठंडी और भावहीन थी। अब भले ही अंजलि अभी भी आम लोगों से अलग थी, कम से कम उसके सामने वह ज्यादा भावुक थी। अचानक शिवा सड़क के बीच में रुक गया। अंजलि ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर झुकाए चलती रही और शिवा की चौड़ी पीठ से टकरा गई। आह! अंजलि ने शर्मिंदगी से अपना माथा छुआ और शिकायत भरी नजरों से ऊपर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं। उसने उलझन भरे भाव से शिवा की ओर देखा। यह आदमी मुझे फिर से तंग कर रहा है। लेकिन शिवा मुस्कुराया, प्यारी, इस तरह सिर झुकाकर मत चल, तू बिजली के खंभे से टकरा जाएगी। चल, मेरे साथ चल। अंजलि की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना शिवा पीछे हटा और उसके नाजुक हाथों में से एक को पकड़ लिया। अंजलि को लगा कि उसका हाथ किसी बड़े हाथ ने जकड़ लिया है, लेकिन खुद को छुड़ाना मुश्किल था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह चाहती थी कि शिवा उसे छोड़ दे, लेकिन सड़क पर इतने लोग थे कि यह बहुत ध्यान खींचता। शिवा ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। उसने उसे खींच लिया और सड़क पर चलने वाले ज्यादातर जोड़ों की तरह साथ साथ चलने लगा। हालांकि अंजलि का शर्मीला अंदाज बहुत सुंदर और आकर्षक था। सड़क पर लोग शायद अपना सिर पूरी तरह नहीं घुमाते, लेकिन 90% तो पक्का था। शुक्र है शिवा की चमड़ी मोटी थी और अंजलि इतनी घबराई हुई थी कि उसके पास दूसरों की नजरों की परवाह करने का वक्त नहीं था। बस यूं ही वह शिवा के द्वारा हैरान होकर पकड़ी गई। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद शिवा फिर रुक गया। अंजलि ने सिर उठाया। इस वक्त वह पहले से शांत थी और मन की एक अजीब सी स्थिति में डूबी थी। उसने सहज रूप से पूछा, क्या हुआ? शिवा ने सड़क के किनारे एक रौनक भरी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, चल, यही खाना खाते हैं। अंजलि ने नजर डाली और पाया कि यह एक साफ सुथरी समोसे की दुकान थी। ऐसा नहीं था कि शिवा ने मीरा राजपूत के घर पर पर्याप्त समोसे नहीं खाए थे, बल्कि इसलिए कि समोसे की दुकान में एक इवेंट चल रहा था जिसने बहुत ध्यान खींचा था। अंजलि को तुरंत समझ आ गया कि इतने लोग क्यों थे। दुकान के बाहर एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड था जिस पर एक पोस्टर लगा था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में होली समोसा किंग चैलेंज लिखा था। खास बात यह थी कि अगर कोई 10 मिनट में 88 समोसे खा सकता तो समोसे मुफ्त होंगे और एक पूरी मेज समोसों की मुफ्त दी जाएगी। साथ ही दुकान द्वारा बनाई गई एक लिमिटेड एडिशन समोसा गुड़िया भी मिलेगी। गोल मटोल समोसा गुड़िया ने कई लड़कियों का दिल जीत लिया था। अगर कोई हिस्सा लेता और नाकाम रहता तो उसे न सिर्फ 88 समोसों का पैसा देना पड़ता, बल्कि वह इनाम भी गंवा देता। लगता था कि मेहनत करें तो कई लोग इस इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन असल में हिस्सा लेने पर पता चलता कि भूख का राजा बनना आसान नहीं। समोसे मसालेदार आलू और मांस से भरे थे और काफी बड़े थे। एक आम तगड़ा आदमी 40-50 समोसे खाने में भी नाकाम रहता, खासकर दक्षिण में। दक्षिणी लोग आमतौर पर कद में छोटे होते हैं और उनकी भूख ज्यादातर उत्तर भारतीयों जितनी नहीं होती। अगर वे सचमुच खाते तो शायद आधे में ही हार मान लेते। फिर भी चुनौती हमेशा होती है और ऐसी चीजें जो कई लोगों का ध्यान खींचती हैं। वैसे भी 88 समोसे महंगे नहीं थे, इसलिए कई लोगों ने कोशिश की। कुछ मर्दों को ये गुड़िया इसलिए पसंद थी क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी को ये पसंद थी। उन्हें लगा कि यह बहुत प्यारी है और वे अपनी औरतों को खुश करने के लिए इसे जीतना चाहते थे। देखते देखते तमाशा देखने वालों की तादाद इवेंट में हिस्सा लेने वालों से कई गुना ज्यादा हो गई। अंजलि ने भी डिस्प्ले पर समोसा गुड़िया देखी। ये गोल थी और वाकई बहुत प्यारी थी, लेकिन फिर उसने अचानक सिर घुमाया और उत्साहित शिवा को देखा। तू ये सोच तो नहीं रहा? हाँ प्यारी, मेरा इंतजार कर, मैं तेरे लिए इनाम लाऊंगा और तेरा दोपहर का खाना भी सेट कर दूंगा।
शिवा ने खुशी से कहा। अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या तू पागल है? 88 समोसे खाना किसी को भी मरने के लिए काफी है। मैं ये कर सकता हूँ। यह मत सोच कि मैं उन तगड़े मर्दों जितना बड़ा नहीं हूँ। मैं बिना दिक्कत 100 खा सकता हूँ, शिवा ने कहा। अंजलि अभी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिवा ने उसे पहले ही काउंटर पर खींच लिया और कर्मचारियों से बोला, मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है? कर्मचारी एक नौजवान था, जिसके बाल तैलीय थे और चेहरा पाउडर से सजा था। जब उसने शिवा को देखा तो उसे लगा कि वह कोई मजदूर है, लेकिन फिर उसने देखा कि शिवा अंजलि का हाथ पकड़े है और उसके दिल में जलन की लहर दौड़ी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपको पहले अपनी पहचान दिखानी होगी, फिर गारंटी और डिस्क्लेमर लेटर पर साइन करना होगा। उसके बाद आप हमारे इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। शिवा को ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसने अपनी आईडी निकाली और कागज लिए। उन पर साइन करने के बाद वह समोसा खाने वाले इलाके में गया और बैठ गया। अंजलि के पास शिवा के पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह सबकी नज़रों से बच नहीं सकती थी। वह सिर्फ बेचैनी सहन कर सकती थी और दिखावा करती थी कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने मन ही मन शिवा को कोसा। ये कैसा जलन पैदा करने वाला ख्याल था। उसे इस बेचैनी का फायदा क्यों उठाना पड़ा? ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वेटर ने शिवा को समोसों की पहली प्लेट परोसनी शुरू की। बड़ी प्लेट बड़े बड़े समोसों से भरी थी। कुल 22 समोसे थे। कई औरतें तो उन्हें देखकर ही पेट भर गई थीं। शिवा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और समोसा पकड़ा। वह उसे चटनी में डुबाने में आलसी था और सीधे मुंह में डाल लिया। अंजलि ने भौहें सिकुड़ी और पीछे से बिना बोले न रह सकी, आराम से खा, दम न घुट जाए। अगर तू इन्हें चटनी में डुबाएगा तो अपच नहीं होगा। अरे, तू इन्हें चबाकर निगल क्यों नहीं रहा? शिवा ने मुंह बनाया और बड़े बड़े कौर चबाए। उसने अस्पष्ट ढंग से कहा, ये सब आलू और मटन से क्यों भरे हैं? मुझे कुछ प्याज और धनिया का भरावन दे। शिवा के शब्दों से हंसी छूट पड़ी। पास खड़ी वेट्रेस ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें सर, प्रतियोगिता के लिए हमारे स्टैंडर्ड समोसे आलू और मटन से बने हैं। अंजलि का चेहरा काली रेखाओं से भरा था। इस आदमी को सचमुच ये सोचने का मूड था कि क्या खाना है। उसने पहली प्लेट का सिर्फ आधा ही खाया था। थोड़ी देर बाद शिवा ने पहली प्लेट खत्म कर दी। अभी भी 8 मिनट बाकी थे। वेटर दूसरी प्लेट लाया। उसमें भी 22 समोसे थे। शिवा बिना रुके बड़े बड़े कौर खाता रहा। अंजलि ने उसे देखा और उसकी भूख खत्म हो गई। अगर तू नहीं खा सकता तो खुद को जबरदस्ती मत कर। शिवा ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्लेट पहली से भी तेजी से खाई गई। उसने इसे 1.5 मिनट में खत्म कर दिया। इस बार न सिर्फ वेटर हैरान था, बल्कि देखने वालों का ध्यान भी शिवा पर था। वे सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रहे थे। तीसरी प्लेट, सर, वेट्रेस पसीने से तर थी। वह कहना चाहती थी, अपने खाने का मजा लो, लेकिन ये ठीक नहीं लगा। जल्दी खा कहना तो और भी गलत था। इसके उलट शिवा बहुत बेफिक्र था। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी और अब वह अपनी सच्ची शक्ति को बहुत सावधानी से नियंत्रित कर सकता था। जो समोसे वह खाता था वे उसके शरीर में सच्ची शक्ति द्वारा लगातार पचते रहते थे और जल्दी ही हजम हो जाते थे। भले ही यह उसके पेट में जगह लेता था, लेकिन आम लोगों की तुलना में ये बहुत आसान था। तीसरी प्लेट खत्म करने के बाद शिवा को डकार आई। उसे लगा कि उसका पेट 3/4 भर गया है। वह अभी भी खा सकता था, लेकिन इतने सारे आलू और मटन खाने से उसे थोड़ी बेचैनी हुई। अंजलि ने देखा कि शिवा का चेहरा सामान्य नहीं था। वह खुद को थोड़ा परेशान महसूस करने से न रोक सकी। आखिरकार वह वही मर्द था जिसे वह अपना पति मानती थी। भले ही वह हमेशा उसे गुस्सा दिलाता था, फिर भी वह उसकी फिक्र करती थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की। अब और मत खा, तेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। शिवा ने सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। अभी एक प्लेट बाकी है। एपिसोड 400, संग्राम जारी। कई दर्शकों ने शिवा को 66 समोसे खाते देखा और उसकी वाहवाही करने लगे। जब चौथी प्लेट परोसी गई तो शिवा ने गहरी सांस ली और फिर से समोसे निगलने लगा। आखिरी 30 सेकंड में शिवा ने जबरदस्ती 88 समोसे निगल लिए, जिससे वेटर और दुकान का मालिक हक्का बक्का रह गया। शिवा ने रुमाल लिया और मुंह पोंछा। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, मैं खत्म कर चुका हूँ। दर्शकों ने खुशी मनाई और दुकान के मालिक को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। यह असल में ग्राहकों को लुभाने की तरकीब थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 88 समोसे खा लेगा। लेकिन उसे अपना वादा निभाना था, वरना
वह दिल्ली में टिक नहीं पाता। दुकान के मालिक ने खुद शिवा को समोसा गुड़िया सौंपी। सफ़ेद समोसे और गुलाबी गालों वाली इस गोल मटोल गुड़िया को देखकर कई लड़कियां तारीफ में चिल्ला उठीं। मालिक ने तुरंत रसोई में समोसे सजाने का हुक्म दिया। वहां 16 तरह के अलग अलग समोसे थे। माफ करें, क्या आप दोनों अपने दोस्तों को दावत दे रहे हैं? दुकान के मालिक ने पूछा। शिवा ने सिर हिलाया। बस मैं और मेरी पत्नी हैं। मालिक को समझ आ गया, लेकिन फिर भी वह दोनों को एक निजी कमरे में बड़ी मेज पर ले गया। आखिरकार समोसों की मेज को छोटी टेबल पर नहीं रखा जा सकता था। अंजलि ने चलते हुए शिवा को अपना पेट सहलाते देखा। वह एक साथ परेशान और खुश थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी अनोखा है। वह हमेशा ऐसी अजीब चीजें क्यों करता है? जब वे निजी कमरे में दाखिल हुए तो शिवा ने दोनों हाथों से अंजलि को प्यारी समोसा गुड़िया थमा दी। मुस्कुराते हुए बोला, ये ले, नए साल का तोहफा। आखिरकार मैंने इसे जीत लिया। अंजलि स्तब्ध रह गई। उसने आंखें चौड़ी की और अचानक महसूस किया कि शिवा ने इस पागल खाने की प्रतियोगिता में इसलिए हिस्सा लिया ताकि वह इस गुड़िया को उसके नए साल के तोहफे के रूप में जीत सके। शिवा अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं बस यही सोच रहा था कि तुझे क्या तोहफा दूं। मैं तेरे घर में रहता हूँ, तेरा खाना खाता हूँ, तेरी गाड़ी चलाता हूँ और यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह भी तू ही देती है। तूने ही मुझे नए साल के लिए कपड़े दिए। मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ। भले ही मैं इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करूं, लेकिन मैं तेरे ही पैसे से खरीदूंगा। ये तो मेरा तोहफा हुआ ही नहीं। ये समोसा गुड़िया ठीक है। मुझे पता है कि तुझे ये जरूर पसंद आएगी। ये खाना मुफ्त है, तो इसे तेरे पैसे में नहीं गिना जाएगा। बस इसे मेरी प्यारी अंजलि के लिए नए साल का तोहफा मान ले। शिवा के हाथ को देखते हुए, जो अभी भी उसके फूले हुए पेट को मल रहा था, और शिवा की अजीब बातें सुनकर अंजलि को अचानक अपनी नाक में थोड़ी खटास महसूस हुई। क्या तू बेवकूफ़ है? शिवा हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना। मैं कह रही हूँ। अंजलि ने शिवा के हाथ से प्यारी गुड़िया ली और सिर झुकाकर उसके साथ खेलने लगी। मैं कह रही हूँ, तू बेवकूफ़ है ना? बेवकूफ़ के अलावा कौन किसी को तोहफा देने का ऐसा तरीका सोच सकता है? शिवा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ ही हूँ। जब तक तुझे ये छोटी सी चीज़ पसंद है, सब ठीक है। अंजलि ने अपने हाथ में मुस्कुराती समोसा गुड़िया को देखा। उसका दिल बेचैन हो गया। आखिरकार उसने सिर हिलाया। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, तेरा पति अभी भी कमाल का है। बाहर उन लड़कियों को देख। वे ये चाहती है, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड 88 समोसे भी नहीं खा सकते। यह मेरी बढ़त दिखाने का वक्त है, शिवा ने गर्व से कहा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी आंखें पहले से लाल थीं, लेकिन इस वक्त आंसू नहीं गिर रहे थे। दोनों के बैठने के बाद कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। अंजलि ने गुड़िया को हाथ में दबाया और अचानक धीमी आवाज में बोली, पहले दादी हमेशा मुझे नए साल पर कोई न कोई तोहफा देती थी। कभी कोई खिलौना, कभी कोई किताब, कभी कोई स्वादिष्ट नाश्ता। लेकिन जो भी हो, मुझे बस खुशी मिलती थी। इसमें कुछ खास नहीं था। वैसे भी हमारे परिवार में हम वही खरीदते थे जो चाहिए होता था। बाद में दादी और माँ चली गईं, तो किसी ने मुझे नए साल पर तोहफा नहीं दिया। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू मुझे नहीं खाएगा? मैं अगले साल फिर खाने आऊंगा और तुझे एक और दूंगा। अभी काउंटर पर एक गुलाबी वाला था, तेरा तो सिर्फ सफ़ेद है। अगली बार मैं तुझे एक जोड़ा जीत कर दूंगा। तू, अंजलि ने खिलती हुई चमेली की तरह मीठी मुस्कान के साथ बोली, तू बिल्कुल बच्चे जैसा है। अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। भले ही तू बहुत खा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्या इसे पत्नी की अपने पति की फिक्र मानना चाहिए? शिवा ने पलकें झपकाते हुए पूछा। अंजलि ने मुंह बनाया और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद समोसों की शानदार वैरायटी परोसी गई। समोसों से भरी मेज को देखकर अंजलि ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं एक प्लेट भी नहीं खा सकता। इनका क्या करूं? शिवा ने बेफिक्रे 2 केकड़े समोसे खाए और लगा कि उसकी भूख खत्म हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू कुछ गर्मागर्म खा ले, बाकी घर ले चल। वैसे इन समोसों का आटा अच्छा है, हम इन्हें गर्म करके खा सकते हैं। आधे घंटे बाद शिवा 2 बड़े बैग में पैक किए हुए समोसे दुकान से बाहर ले गया। अंजलि ने समोसा गुड़िया को गले लगाया और उसके पीछे पीछे चली। दोनों साथ में पार्किंग तक लौट आए। पार्किंग में अंजलि ने अचानक पूछा, क्या तू मेरे साथ एक जगह चल सकता है? शिवा हैरान हो गया। कहाँ? अंजलि ने थोड़ा उदास होकर कहा,
मैं अचानक दादी और माँ को देखना चाहती हूँ। मेरे साथ चल। शिवा को समझ आ गया। इन दिनों घर पर छोटी बहन थी और शिवा को सास मिली थी। आज कई साल बाद उसे नया साल का तोहफा मिला। अंजलि का जम हुआ दिल धीरे धीरे अतीत की यादों में डूबने लगा। उसके लिए अपनी दादी और माँ के बारे में सोचना ठीक था। वाकई हमें बहुत पहले ही दादी और माँ से मिलने जाना चाहिए था। भले ही हम क्विंगमिंग त्योहार पर कब्रें साफ करते हैं, लेकिन हम शादीशुदा हैं। हमें कम से कम जाकर उन्हें तो बताना चाहिए, शिवा ने कहा। अंजलि मुस्कुराए और शिवा की गाड़ी में बैठने की पहल की। उसने कहा, मेरी गाड़ी यहीं छोड़ दे, मैं इसे घर तक पहुंचाने के लिए किसी को भेज दूंगी। शिवा ने सिर हिलाया। गाड़ी में बैठकर उसने अंजलि के निर्देशों का पालना किया और शहर से बाहर पश्चिमी उपनगरों में एक हाई एंड कब्रिस्तान इलाके में गया। लगभग 40 मिनट बाद गाड़ी हरे भरे भाए और सरू के पेड़ों से घिरी पहाड़ी इलाके में पहुंची। सड़क शांत थी और कभी कभी कुछ मोटी गिलहरियां कूद पड़ती, जिससे सड़क थोड़ी चहल पहल भरी लगने लगी। शिव ने पहाड़ी के नीचे समतल जगह पर गाड़ी पार्क की। कब्रिस्तान पहाड़ी के आधे रास्ते पर था, तो उन्हें पैदल जाना पड़ा। गाड़ी से उतरते ही शिव ने अपनी जांघ पर थपकी दी। अरे, मैं माँ और सास के लिए तोहफा लाना भूल गया। मैं कागज के पैसे भी नहीं लाया। अंजलि के दिल में थोड़ी उदासी थी, लेकिन इस पल में धुंध छट गई थी। उसने शिव की ओर आंखें घुमाई। फिक्र मत कर, इस साल क्विंगमिंग पर मैंने बहुत कुछ चढ़ाया था। हाँ हाँ, यह अच्छा है। पता नहीं माँ और सास ने समोसे खाए होंगे कि नहीं, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने हंसी रोकी और शिव के मजाक को नजरअंदाज किया। वाकई वह जानती थी कि रास्ते में वह खराब मूड में थी और शिव जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे, शिव ने एक काली ऑडी को धीरे धीरे कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर निकलते देखा। गाड़ी को देखकर शिव ने हल्का सा मुंह सिकुड़ा और फिर अंजलि के पीछे पीछे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद अंजलि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दोनों आखिरकार अंजलि की दादी और माँ के कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान बहुत साफ था, इसे बार बार साफ किया जाता होगा। ये बहुत साद। एपिसोड 399 संग्राम जारी। अंजलि रावत की बातें सुनने के बाद शिवा को एक बार फिर एहसास हुआ, सास और बहू के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने मन ही मन आह भरी कि उसे वास्तव में एक दिन ऐसे पारिवारिक ड्रामे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह थोड़ा संतुष्ट भी महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत कह, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं तुझे परेशान होते नहीं देख सकता। वह मेरी माँ है और तेरी भी माँ है। उन्हें बस हमारा साथ रहना पसंद नहीं, ये तेरे खिलाफ नहीं है। मैं खुद फैसला कर सकती हूँ, मुझे तेरे समझाने की जरूरत नहीं, अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा और कार में बैठने वाली थी। शिवा ने उसे झटके से रोका, इतनी जल्दी मत कर, पहले कार यहीं छोड़ दे। दोपहर हो चुकी है, क्यों न हम साथ में दोपहर का खाना खाएं। जा और अकेले खा। अंजलि को इस पर यकीन नहीं हुआ। शिवा ने परेशान भाव दिखाया। जीभ चटकाते हुए बोला, प्यारी, अगर तू मेरे साथ खाने नहीं चलेगी तो मैं तुझे सचमुच गोद में उठा लूंगा। तुझे खाने पर ले जाना और सड़कों पर लोगों को दिखाना। यह कोई बुरा विचार नहीं लगता। तू ऐसा कैसे कर सकता है? अंजलि चौंक गई और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। शिवा ने हाथ फैलाए, जिस दिन से तू मुझसे मिली थी, क्या तूने नहीं कहा था कि मैं एक बदमाश हूँ? तूने अभी कहा था कि तू मुझे तंग नहीं करेगा, और तूने फिर से मुझे तंग किया। अंजलि ने दांतते हुए कहा। शिवा ने हंसते हुए कहा, ये कौन सी तंग करने की बात है? क्या हम साथ में खाना नहीं जा रहे ताकि तेरा स्वास्थ्य ठीक रहे? तू मेरे लिए इतनी देर से कपड़े खरीदने में लगी थी, अगर तुझे भूख लग गई तो। ये कहते हुए शिवा अंजलि के करीब गया। अंजलि के पास कोई विकल्प नहीं था। वह सचमुच डर गई थी कि यह बेशर्म आदमी उसे जबरदस्ती बाहर लेगा, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू मेरे पास मत आ। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू पहले ही मान गई होती तो ये सब खत्म नहीं हो जाता। मुझे सदाचार से लोगों को जीतना और घर में इकलौता मर्द होने का दिखावा क्यों करना पड़ेगा? अंजलि ने कुछ न सुनने का नाटक किया। उसे शक था कि अगर वह गंभीर हुई तो यह आदमी उसे और परेशान करेगा। दोनों महाराजा टावर से बाहर निकल गए। उन्होंने कार नहीं चलाई। आखिरकार इस समय खाने के लिए कार चलाकर जाने से पार्किंग की समस्या हो सकती थी। शिवा आगे चल रहा था और अंजलि उसके पीछे चल रही थी। उसका सिर आधा झुका हुआ था और वह अनिच्छुक लेकिन असहाय लग रही थी।
शिवा ने उस औरत को देखा जो थोड़ी उदासीन लग रही थी, लेकिन वह दुखी नहीं था। जब वे पहली बार मिले थे, उस समय की तुलना में अंजलि हमेशा ठंडी और भावहीन थी। अब, हालांकि अंजलि अभी भी आम लोगों से अलग थी, कम से कम उसके सामने वह कहीं ज्यादा भावुक थी। अचानक शिवा सड़क के बीच में रुक गया। अंजलि ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर नीचे करके चलती रही और शिवा की चौड़ी पीठ से टकरा गई। आह! अंजलि ने शर्मिंदगी से अपना माथा छुआ और शिकायत भरी नजर से ऊपर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या नहीं। उसने उलझन भरे भाव से शिवा की ओर देखा। यह आदमी मुझे फिर से परेशान कर रहा है। हालांकि शिवा मुस्कुराया। प्यारी, इस तरह सिर नीचे करके मत चल। तू बिजली के खंभे से टकरा जाएगी। मेरे साथ चल। अंजलि की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना शिवा पीछे हटा और उसके नाजुक हाथों में से एक को पकड़ लिया। अंजलि को लगा कि उसका हाथ किसी बड़े हाथ ने जकड़ लिया है, लेकिन खुद को छुड़ाना मुश्किल था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह चाहती थी कि शिवा उसे छोड़ दे, लेकिन सड़क पर इतने लोग थे कि यह ज्यादा ध्यान खींचने वाला होता। शिवा ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने उसे खींच लिया और सड़क पर चलने वाले ज्यादातर जोड़ों की तरह साथ साथ चलने लगा। हालांकि अंजलि का शर्मीला रूप बहुत सुंदर और आकर्षक था। सड़क पर लोग शायद अपना सिर पूरी तरह नहीं घुमाते, लेकिन 90% तो पक्का था। सौभाग्य से शिवा बेशर्म था और अंजलि इतनी घबराई हुई थी कि उसके पास दूसरों की नजरों की परवाह करने का समय नहीं था। बस इसी तरह वह शिवा द्वारा हैरानी से पकड़ी गई। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद शिवा फिर रुक गया। अंजलि ने सिर उठाया। इस समय वह पहले से शांत थी और मन की एक अजीब स्थिति में डूबी थी। उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, क्या हुआ? शिवा ने सड़क के किनारे एक चहल पहल वाली दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, चल, यही खाना खाते हैं। अंजलि ने नजर डाली और पाया कि यह एक साफ सुथरी मिठाई की दुकान थी, जहां तरह तरह की मिठाइयां और जलेबियां बिक रही थी। ऐसा नहीं था कि शिवा ने मीरा के घर पर पर्याप्त मिठाइयां नहीं खाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दुकान में एक आयोजन चल रहा था जिसने बहुत ध्यान खींचा था। अंजलि को तुरंत समझ आ गया कि इतने लोग क्यों थे। दुकान के बाहर एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर एक पोस्टर लगा था, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में होली जलेबी किंग चैलेंज लिखा था। खास बात यह थी कि अगर कोई 10 मिनट में 88 जलेबियां खा सकता, तो जलेबियां मुफ्त मिलती और एक पूरी मेज मिठाइयों की मुफ्त दी जाती। इसके अलावा दुकान द्वारा बनाई गई एक खास जलेबी गुड़िया भी मिलती। गोल और रंग बिरंगी जलेबी गुड़िया ने कई महिलाओं का दिल जीत लिया था। अगर कोई हिस्सा लेता और असफल हो जाता, तो उसे न सिर्फ 88 जलेबियों का भुगतान करना पड़ता, बल्कि वह इनाम भी खो देता। यह ऐसा लगता था कि मेहनत करने पर कई लोग इस आयोजन में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन वास्तव में हिस्सा लेने पर पता चलता कि भूख का राजा बनना आसान नहीं। जलेबियां घी और चीनी से भरी थीं और काफी बड़ी थीं। एक साधारण हट्टा कट्टा आदमी 40-50 जलेबियां खाने में भी असमर्थ होता, खासकर दक्षिण में। दक्षिणी लोग स्वाभाविक रूप से कद में छोटे होते हैं और उनकी भूख आमतौर पर उतनी नहीं होती जितनी उत्तरी लोगों की। अगर वे सचमुच इतना खाते तो शायद आधे में ही हार मान लेते। हालांकि चुनौती हमेशा थी और ऐसी चीजें जो कई लोगों की रुचि जगाती थीं। इसके अलावा 88 जलेबियां महंगी नहीं थीं, इसलिए कई लोगों ने कोशिश की। कुछ पुरुषों को ये गुड़िया इसलिए पसंद थी क्योंकि उनकी प्रेमिका या पत्नी को ये पसंद थी। उन्हें लगा कि यह बहुत प्यारी है और वे अपनी औरतों को खुश करने के लिए इसे जीतना चाहते थे। देखते ही देखते तमाशा देखने वालों की संख्या आयोजन में हिस्सा लेने वालों से कई गुना ज्यादा हो गई। अंजलि ने भी डिस्प्ले पर जलेबी गुड़िया को देखा। ये गोल और सचमुच बहुत प्यारी थी, लेकिन फिर उसने अचानक सिर घुमाया और उत्साहित शिवा को देखा। तू ऐसा नहीं सोच रहा? हाँ प्यारी, मेरा इंतजार कर। मैं तेरे लिए इनाम लाऊंगा और तेरा दोपहर का खाना भी सेट कर दूंगा, शिवा ने खुशी से कहा। अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या तू पागल है? 88 जलेबियां खाना किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। मैं कर सकता हूँ। यह मत सोच कि मैं उन तगड़े आदमियों जितना बड़ा नहीं हूँ। मैं बिना परेशानी के सो खा सकता हूँ, शिवा ने कहा। अंजलि अभी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शिवा ने उसे काउंटर तक खींच लिया और कर्मचारियों से कहा, मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है? कर्मचारी एक युवा लड़का था, जिसके बाल चिपचिपे थे और चेहरा पाउडर से सजा था। जब उसने शिवा को देखा तो उसे लगा कि वह कोई मजदूर है, लेकिन फिर उसने देखा कि शिवा अंजलि का हाथ पकड़े हुए है और उसके दिल में जलन की लहर दौड़ गई।
उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपको पहले अपनी पहचान दिखानी होगी, फिर गारंटी और डिस्क्लेमर पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद आप हमारे आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। शिवा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पहचान दिखाए और कागजात लिए। उन पर हस्ताक्षर करने के बाद वह जलेबी वाले क्षेत्र में गया और बैठ गया। अंजलि के पास शिवा के पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह सबकी नजरों से बच नहीं सकती थी। वह सिर्फ असहजता सहन कर सकती थी और दिखावा कर सकती थी कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने मन ही मन शिवा को कोसा। ये कैसा जलन भरा विचार था। उसे इस असहजता का फायदा क्यों उठाना पड़ा? ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वेटर ने शिवा को जलेबियों की पहली प्लेट परोसी। बड़ी प्लेट बड़ी बड़ी जलेबियों से भरी थी। कुल 22 जलेबियां थीं। कई महिला ग्राहक तो उन्हें देखकर ही पेट भर गई थी। शिवा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और एक जलेबी पकड़ी। वह इसे रबड़ी में डुबाने में आलसी था और सीधे मुंह में डाल लिया। अंजलि ने भौहें सिकुड़ी और पीछे से बोलने से खुद को रोक नहीं पाई, धीरे धीरे खा। गला मत फंस जाए। अगर तू इन्हें रबड़ी में डुबाएगा तो पेट खराब नहीं होगा। अरे, तू इन्हें चबाकर क्यों नहीं निगल रहा? शिवा ने मुंह बनाया और बड़े बड़े कौर चबाए। उसने स्पष्ट रूप से कहा, ये सब चीनी और घी से क्यों भरी हैं? मुझे कुछ इलायची या केसर वाला भरावन दे। शिवा के शब्दों से हंसी छूट पड़ी। पास खड़ी वेट्रेस ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें सर, प्रतियोगिता के लिए हमारी मानक जलेबियां चीनी और घी से बनी हैं। अंजलि का चेहरा निराशा से भर गया। इस आदमी को सचमुच ये सोचने का मूड था कि क्या खाना है। उसने पहली प्लेट का आधा हिस्सा ही खाया था। थोड़ी देर बाद शिवा ने पहली प्लेट खत्म कर दी। अभी भी 8 मिनट बाकी थे। वेटर दूसरी प्लेट लेकर आया। उसमें भी 22 जलेबियां थीं। शिवा बिना रुके बड़े बड़े कौर खाता रहा। अंजलि ने उसे देखा और उसकी भूख खत्म हो गई। अगर तू नहीं खा सकता तो खुद को जबरदस्ती मत कर। शिवा ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्लेट पहली से भी तेजी से खाई गई। उसने इसे 1.5 मिनट में खत्म कर दिया। इस बार न सिर्फ वेटर हैरान था, बल्कि तमाशा देखने वालों का ध्यान भी शिवा पर था। वे सिर्फ सुंदरता नहीं देख रहे थे। तीसरी प्लेट, सर, वेट्रेस पसीने से तर थी। वह कहना चाहती थी, अपने खाने का मजा लो, लेकिन ये ठीक नहीं लगा। जल्दी खाओ कहना और भी गलत था। इसके उलट शिवा बहुत निश्चिंत था। उसकी भूख बहुत थी और अब वह अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत सावधानी से नियंत्रित कर सकता था। वह जो जलेबियां खाता था वे उसके शरीर में शक्ति द्वारा लगातार पचती रहती थीं और जल्दी हजम हो जाती थीं। हालांकि यह उसके पेट में जगह लेता था, लेकिन आम लोगों की तुलना में ये बहुत आसान था। तीसरी प्लेट खत्म करने के बाद शिवा को डकार आई। उसे लगा कि उसका पेट 3/4 भर गया है। वह अभी भी खा सकता था, लेकिन इतनी चीनी और घी खाने से उसे असहजता हुई। अंजलि ने देखा कि शिवा का चेहरा स्वाभाविक नहीं था। वह खुद को परेशान महसूस करने से नहीं रोक पाई। आखिरकार वह उसका पति था। हालांकि वह हमेशा उसे गुस्सा दिलाता था, फिर भी वह उसकी परवाह करती थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की। अब और मत खा, तेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। शिवा ने सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। अभी एक प्लेट बाकी है। एपिसोड 400 संग्राम जारी। कई दर्शकों ने शिवा को 66 जलेबियां खाते देखा और उसकी जय जयकार करने लगे। जब चौथी प्लेट परोसी गई तो शिवा ने गहरी सांस ली और फिर से जलेबियां निगलने लगा। आखिरी 30 सेकंड में शिवा ने जबरदस्ती 88 जलेबियां निगल ली, जिससे वेटर और दुकान का मालिक हक्का बक्का रह गया। शिवा ने रुमाल लिया और मुंह पोंछा। अभी समय बाकी है, मैं खत्म कर चुका हूँ। दर्शकों ने खुशी मनाई और दुकान के मालिक को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। यह मूल रूप से ग्राहकों को लुभाने की तरकीब थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 88 जलेबियां खा लेगा। लेकिन उसे अपना वादा निभाना था, वरना वह इस शहर में टिक नहीं पाता। दुकान के मालिक ने खुद शिवा को जलेबी गुड़िया सौंपी। सफेद और गुलाबी गालों वाली इस मोटी गुड़िया को देखकर कई लड़कियां प्रशंसा में चिल्ला उठी। मालिक ने तुरंत रसोई में मिठाइयां सजाने का आदेश दिया। वहां 16 अलग अलग तरह की मिठाइयां थीं। माफ करें, क्या आप दोनों अपने दोस्तों को दावत दे रहे हैं? मालिक ने पूछा। शिवा ने सिर हिलाया। बस मैं और मेरी पत्नी हैं। मालिक को समझ आ गया, लेकिन फिर भी वह दोनों को एक निजी कमरे में बड़ी मेज पर ले गया। आखिरकार मिठाइयों की मेज को छोटी मेज पर नहीं रखा जा सकता था। अंजलि ने चलते हुए शिवा को अपना पेट सहलाते देखा।
वह एक साथ परेशान और खुश थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी अनोखा है। वह हमेशा ऐसी हैरान करने वाली चीजें क्यों करता है। जब वे निजी कमरे में पहुंचे तो शिवा ने दोनों हाथों से अंजलि को प्यारी जलेबी गुड़िया थमाई। मुस्कुराते हुए बोला, ये ले, नए साल का तोहफा। आखिरकार मैंने इसे जीत लिया। अंजलि दंग रह गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अचानक महसूस किया कि शिवा ने इस पागल खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया ताकि वह इस गुड़िया को उसके नए साल के उपहार के रूप में जीत सके। शिवा अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं बस यही सोच रहा था कि तुझे क्या तोहफा दूं। मैं तेरे घर में रहता हूँ, तेरा खाना खाता हूँ, तेरी कार चलाता हूँ और यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह भी तू देती है। तूने ही मुझे नए साल के लिए कपड़े दिए। मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता था। अगर मैं इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करता तो भी तेरे ही पैसे खर्च करता। यह मेरा तोहफा तो होता ही नहीं। यह जलेबी गुड़िया अच्छी है। मुझे पता था कि तुझे ये पसंद आएगी। ये खाना मुफ्त है तो इसे तेरे पैसे में नहीं गिना जाएगा। बस इसे मेरी प्यारी अंजलि के लिए नए साल का तोहफा मान ले। शिवा के हाथ को देखते हुए, जो अभी भी उसके फूले हुए पेट को मल रहा था, और उसकी अजीब बातें सुनकर अंजलि को अचानक अपनी नाक में एक खटास महसूस हुई। क्या तू बेवकूफ़ है? हाँ, शिवा हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना। मैं कह रही हूँ। अंजलि ने शिवा के हाथ से प्यारी गुड़िया ली और सिर नीचे करके उसके साथ खेलने लगी। मैं कह रही हूँ, तू बेवकूफ़ है ना? बेवकूफ़ के अलावा कौन किसी को तोहफा देने का ऐसा तरीका सोच सकता है? शिवा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ ही हूँ। जब तक तुझे ये छोटी सी चीज़ पसंद है, सब ठीक है। अंजलि ने अपने हाथ में मुस्कुराती जलेबी गुड़िया को देखा। उसका दिल बेचैन हो गया। आखिरकार उसने सिर हिलाया। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, तेरा पति अभी भी कमाल का है। बाहर उन लड़कियों को देख। वे इसे चाहती है, लेकिन उनके यार 88 जलेबियां भी नहीं खा सकते। यह मेरी बाजी मारने का वक्त है, शिवा ने गर्व से कहा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी आंखें पहले से लाल थीं, लेकिन इस वक्त आंसू नहीं गिर रहे थे। दोनों के बैठने के बाद कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। अंजलि ने गुड़िया को हाथ में दबाया और अचानक धीमी आवाज में बोली, पहले नानी हमेशा मुझे नए साल पर कोई ना कोई तोहफा देती थी। कभी खिलौना, कभी किताब, कभी स्वादिष्ट मिठाई। लेकिन जो भी हो, मुझे बस खुशी मिलती थी। इसमें कुछ खास नहीं था। वैसे भी हमारे परिवार में हम वही खरीदते थे जो चाहिए होता था। बाद में नानी और माँ चली गईं और किसी ने मुझे नए साल में तोहफा नहीं दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो नहीं खाएगी। मैं अगले साल फिर खाऊंगा और तुझे एक और लाऊंगा। अभी काउंटर पर एक गुलाबी रंग की थी, तेरी सिर्फ सफ़ेद है। अगली बार मैं तुझे एक जोड़ी जीतने में मदद करूंगा। तू, अंजलि ने खिलती हुई मोगरे की तरह मीठी मुस्कान दी। बिल्कुल बच्चे की तरह है। अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तू भले ही बहुत खा सकता है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। क्या इसे पत्नी की अपने पति की फिक्र मान लिया जाए? शिवा ने पलकें झपकाते हुए पूछा। अंजलि ने मुंह बनाया और चुप रही। थोड़ी देर बाद मिठाइयों की एक शानदार रेंज परोसी गई। मिठाइयों से भरी मेज देखकर अंजलि ने भौहें सिकुड़ी। मैं तो एक प्लेट भी नहीं खा सकती। इनका क्या करें? शिवा ने लापरवाही से 2 मिठाइयाँ खाईं और लगा कि उसकी भूख खत्म हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो गर्म है अभी खा ले, बाकी घर ले चलें। वैसे इन मिठाइयों का आटा अच्छा है, हम इन्हें गर्म करके खा सकते हैं। आधे घंटे बाद शिवा 2 बड़े बैग में पैक की हुई मिठाइयाँ लेकर दुकान से बाहर निकला। अंजलि ने जलेबी गुड़िया को गले लगाए उसके पीछे पीछे चली। दोनों पार्किंग में लौट आए। पार्किंग में अंजलि ने अचानक पूछा, क्या तू मेरे साथ एक जगह चलेगा? शिवा हैरान हुआ, कहाँ? अंजलि ने थोड़ी उदासी दिखाई। मैं अचानक नानी और माँ से मिलना चाहती हूँ, मेरे साथ चल। शिवा को समझ आ गया। इन दिनों घर में छोटी दीदी थी और शिवा को सास मिली थी। आज कई सालों बाद उसे नए साल का तोहफा मिला। अंजलि का जम हुआ दिल धीरे धीरे अतीत को याद करने लगा। उसके लिए अपनी नानी और माँ के बारे में सोचना स्वाभाविक था। सच कहूँ, हमें बहुत पहले नानी और माँ से मिलने जाना चाहिए था। भले ही हम शमशानी पर्व पर ही साफ सफाई करते हैं, लेकिन हम शादीशुदा हैं। कम से कम जाकर उन्हें तो बता देना चाहिए। शिवा बोला। अंजलि मुस्कुराए और शिव की कार में बैठने की पहल की। उसने कहा, मेरी कार यहीं छोड़ दे, मैं इसे घर पहुँचाने के लिए। शिवा ने सिर हिलाया।
कार में बैठने के बाद उसने अंजलि के निर्देशों का पालन किया और शहर से बाहर पश्चिमी उपनगरों में एक उच्च श्रेणी के मकबरे वाले क्षेत्र में चला गया। लगभग 40 मिनट बाद कार हरे भरे पेड़ों से घिरी पहाड़ी में थी। सड़क थी साफ शांत और कभी कभी कुछ मोटी गिलहरियां कूदकर सड़क को चहल पहल दे देती थी। शिवा ने पहाड़ी के नीचे समतल जमीन पर कार खड़ी की। कब्रिस्तान पहाड़ी के आधे रास्ते पर था तो उन्हें पैदल चलना पड़ा। कार से उतरते ही शिवा ने अपनी जांघ पर थपकी दी। अरे, मैं नानी और माँ के लिए तोहफा लाना भूल गया। मैं अगरबत्ती भी नहीं लाया। अंजलि के मन में थोड़ा उदास था, पर इस पल में धुंध छट गई थी। उसने शिवा की ओर आंखें घुमाई। चिंता मत कर, इस साल श्मशानी पर्व पर मैंने बहुत कुछ चढ़ाया था। हाँ, ठीक है। पता नहीं नानी और माँ ने जलेबी खाई कि नहीं, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने अपनी हंसी रोकी और शिवा के मजाक को नजरअंदाज किया। दरअसल उसे पता था कि रास्ते में वो खराब मूड में थी और शिवा जानबूझकर उसे हल्का कर रहा था। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे, शिवा ने एक काली ऑडी A8 को कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर धीरे धीरे निकलते देखा। कार देखकर शिवा ने हल्का सा मुंह बनाया और फिर अंजलि के पीछे पहुंच गया। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद अंजलि की सांस फूल रही थी। दोनों आखिरकार अंजलि की नानी और माँ के कब्रिस्तान पर पहुंचे। कब्रिस्तान बहुत साफ था, इसे अक्सर साफ किया जाता होगा। ये सादा भी था। कब्र के पत्थर के अलावा 2 बड़े बरगद के पेड़ रोशनी रोक रहे थे। हालांकि जिसने उनका ध्यान खींचा वह था अंजलि की माँ की कब्र के सामने रखा ताज़ा फूलों का गुलदस्ता। यह एक दुर्लभ गुलाबी कमल था, शायद दक्षिण भारत की कोई प्रजाति, क्योंकि इसकी पंखुड़ियां खास थीं। लगता है कोई पहले भी माँ से मिलने आया था। अंजलि भी एक पल के लिए चौंक गई। शिवा ने अंजलि की माँ की कब्र पर नजर डाली। उस पर शक्ति राव का एक छोटा सा चित्र था। हालांकि हवा और सूरज की वजह से फीका था, फिर भी साफ दिख रहा था। सास का नाम शक्ति राव है। कमल, ये तो वाह ऐसा ही है। अंजलि ने झुककर उंगलियों से गुलाबी कमल की पंखुड़ियों को छुआ। जब माँ ज़बीता थी उन्हें गुलाबी कमल बहुत पसंद थे। ये वाला कमल भी उनकी पसंदीदा प्रजाति है। शायद उनका कोई अच्छा दोस्त होगा। मैंने इसे एक बार श्मशानी पर्व पर देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने रखा। शिवा ने शक्ति राव की तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए बोला, तू सास की तरह दिखती है, लेकिन सास से भी ज्यादा सुंदर है। अंजलि का चेहरा हल्का लाल हुआ। इतनी सीधी तारीफ से वह खुश थी, लेकिन फिर भी उसने शिवा को घूरते हुए कहा, माँ के सामने मजाक मत कर। शिवा शर्म से मुस्कुराया। सही बात है, वह अपनी सास के सामने अपनी पत्नी को कैसे चिढ़ा सकता है। शक्ति राव की कब्र के सामने थोड़ी देर खड़े रहने के बाद अंजलि अपनी प्यारी नानी की कब्र पर गई। ये पहली बार था जब शिवा ने पुरानी मालकिन की तस्वीर देखी। अंजलि का अपनी नानी के साथ गहरा रिश्ता था। कब्र के सामने खड़े होकर उसने शिवा से कहा, शिवा, क्या तू थोड़ी देर के लिए दूर रह सकता है? मैं नानी से बात करना चाहती हूँ। शिवा ने सिर हिलाया, कब्र के सामने झुका और चला गया। काफी देर बाद कब्र के सामने खड़ी अंजलि ने हाथ बढ़ाया और कब्र को सहलाया। उसके मुंह के कोने पर एक मीठी खट्टी मुस्कान थी। नानी, यह नया साल है। मैं पहले कभी तुमसे मिलने नहीं आई। तुम्हें पता है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ रो पड़ती हूँ। तुमने कहा था कि रोने वाली लड़कियां बदसूरत हो जाती हैं, लेकिन इस साल मुझे आना ही था। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे तुम्हें और माँ को नए साल की पूर्व संध्या से पहले बताना है कि मैं एक बदमाश से ब्याह कर ली। उसका नाम शिवा है। नानी, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। लगता है शादी के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी मर्द के साथ रहना बहुत अजीब लगता है। नानी, मेरा दिल मेरा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गलत है। मैं खुद को साफ साफ नहीं देख पा रही। मुझे लगता है शिवा सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। मुझे वो पसंद नहीं। वह मुझे दिन भर शिवा कहकर बुलाता है। वह अपना काम ठीक से नहीं करता और हमेशा बाहर भागता रहता है। मेरे सामने दूसरी औरतों के साथ रहता है। रात को घर नहीं आता और किसी दूसरी औरत के साथ रात बिताता है। अब जब उसे अपनी माँ मिल गई है तो अचानक उसकी सास मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है। आज उन्होंने मिलकर मुझे तंग करना भी शुरू कर दिया। वह हमेशा वही करता है जो